सीटेट, यूपीटेट और ऐसी ही दूसरी शिक्षण परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े कुछ बहुत ही मजेदार नोट्स हैं। हाँ, और ये नोट्स मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की उन बुनियादी बातों पर हैं जो इन सभी परीक्षाओं की एक तरह से नींव होती हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन इन नोट्स को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके पीछे की जो कहानी है, उसे समझना है। जी, हम देखेंगे कि मनोविज्ञान का ये क्षेत्र कैसे पैदा हुआ, इसके बड़े-बड़े विचार कौन से थे, मतलब जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, और कुछ ऐसे शब्द जो परीक्षा में अक्सर आते हैं और थोड़ा उलझा देते हैं। कोशिश यही रहेगी कि इन मुश्किल लगने वाले आइडियाज को एकदम आसान बना दें। हाँ, और कहानी की शुरुआत एक बहुत ही कमाल के कथन से होती है, जो इन नोट्स में दिया गया है। वुडवर्थ ने कहा था, मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा खोई, फिर अपना मन खोया, फिर चेतना खोई, और अब वह किसी तरह व्यवहार को अपनाए हुए है। ये लाइन, ये तो किसी थ्रिलर फिल्म के ट्रेलर जैसी लगती है। है ना? एक पूरी पहेली है इसमें। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। चलिए। तो मनोविज्ञान की ये यात्रा, ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? नोट्स में एक शानदार ट्रिक दी गई है इसे याद रखने की। आम खाओ चबा के। हाँ, हाँ। मुझे तो ये बहुत पसंद आई। ये ट्रिक कमाल की है। मतलब ये पूरे विकास को एक वाक्य में समेट लेती है। अगर इसे खोलकर देखें तो आ से आत्मा, आत्मा, म से मन, मन। च से चेतना और आखिर में व्यवहार। हम्म। ये मनोविज्ञान के फोकस में आए बदलाव की पूरी टाइमलाइन है। तो पहला पड़ाव था आत्मा का विज्ञान। 16वीं सदी में अरस्तु और प्लेटो जैसे महान दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में देखा, लेकिन ये विचार ज्यादा चला नहीं। क्यों? इसका कारण बहुत सीधा और वैज्ञानिक था। देखिए, विज्ञान की बुनियाद इस बात पर टिकी है कि आप जिसे पढ़ रहे हैं उसे देख सकें, माप सकें, उसका परीक्षण कर सकें। अच्छा, आत्मा एक बहुत गहरी दार्शनिक अवधारणा है, लेकिन आप उसे किसी लैब में माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं रख सकते। आप ये साबित नहीं कर सकते कि आत्मा का वजन कितना है या उसका आकार कैसा है। सही बात है। तो जैसे जैसे वैज्ञानिक सोच मजबूत हुई, इस परिभाषा को नकार दिया गया। ठीक है, तो आत्मा को साबित नहीं कर सके। इसके बाद लोग मन और चेतना की तरफ बढ़े। 17वीं सदी में इसे मन का विज्ञान कहा गया और फिर 19वीं सदी में विलियम वुंट ने इसे चेतना का विज्ञान कहा। ये तो आत्मा से बेहतर कदम लगते हैं, क्योंकि मन और चेतना का अनुभव तो हम सब करते हैं। निश्चित रूप से ये एक बड़ा कदम था। हम आत्मा से हटकर इंसान के अनुभव के ज्यादा करीब आ गए। लेकिन यहाँ भी एक बुनियादी समस्या थी, व्यक्तिपरकता की, मतलब सब्जेक्टिविटी की। सब्जेक्टिविटी। हाँ, मैं अपनी चेतना में क्या महसूस कर रहा हूँ या मेरे मन में क्या चल रहा है, ये मेरा निजी अनुभव है। मैं आपको बता सकता हूँ, पर आप उसे सीधे तौर पर देख या माप नहीं सकते। अच्छा, जैसे मैं ये नहीं बता सकती कि आपको सेब का स्वाद कैसा लग रहा है। बिल्कुल, आप सिर्फ मेरे शब्दों पर यकीन कर सकती हैं, उसे खुद अनुभव नहीं कर सकती। और विज्ञान को इससे ज्यादा ठोस सबूत चाहिए थे। और फिर आया कहानी में असली ट्विस्ट। 20वीं सदी में जेबी वॉटसन नाम के एक मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा, बस बहुत हुआ ये मन और चेतना का खेल, जो दिखता है वही बिकता है। हाँ, मतलब अगर मैं आपके व्यवहार को देख सकता हूँ, उसे माप सकता हूँ, तो बस वही मनोविज्ञान है। और यही वो पल था जिसने आधुनिक मनोविज्ञान को जन्म दिया। जी, इसे ही व्यवहार का विज्ञान कहा गया। वॉटसन का तर्क था कि मनोविज्ञान को अगर एक सच्चा विज्ञान बनना है तो उसे सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना होगा जिन्हें वस्तुनिष्ठ रूप से यानी ऑब्जेक्टिवली देखा जा सकता है। जैसे गुस्सा महसूस करना मनोविज्ञान नहीं है, पर गुस्से में चिल्लाना या मुट्ठी भींचना मनोविज्ञान है, क्योंकि उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब मुझे वुडवर्थ का वो कथन पूरी तरह समझ आ रहा है। मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा खोई, क्योंकि वो दिखी नहीं। हाँ। फिर मन और चेतना खोई, क्योंकि वो सिर्फ महसूस किए जा सकते थे, देखे नहीं जा सकते थे। और अब वो व्यवहार को अपनाए हुए हैं, क्योंकि यही वो चीज है जिसे हम देख और माप सकते हैं। वाह, ये तो पूरी कहानी का सार है। बिल्कुल। यहाँ एक अदृश्य दार्शनिक विचार से एक ठोस दृश्य विज्ञान बनने का सफर है। लेकिन ये कहना कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये कहानी का अंत नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि यह एक नई बहस की शुरुआत थी कि व्यवहार को समझने का सबसे सही तरीका क्या है। और इसी बहस से मनोविज्ञान के अलग-अलग स्कूल या विचारधाराएं पैदा हुईं। हाँ, और नोट्स में इन्हें बहुत सही नाम दिया गया है, मनोविज्ञान के 5 बाहुबली। कहा गया है कि सीटेट और यूपीटेट जैसी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा सवाल इसी हिस्से से आते हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए इन बाहुबलियों से एक एक करके मिलते हैं। पहला है संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म।
संरचनावाद के प्रणेता थे विलियम वुंट, जिन्हें अक्सर मनोविज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने ही 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में दुनिया की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। दुनिया की पहली साइकोलॉजी लैब? हाँ, ये एक ऐतिहासिक क्षण था। इसने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलाया। ठीक है, तो वुंट ने लैब बना दी। ये सुनने में तो बहुत बड़ा कदम लगता है, लेकिन मुझे ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है कि वो उस लैब में असल में करते क्या थे। चेतना जैसी चीज को कोई कैसे पकड़कर उसका विश्लेषण कर सकता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। उनका तरीका था अंतर्दर्शन या इंट्रोस्पेक्शन। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई केमिस्ट पानी के मॉलिक्यूल को उसके मूल तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर समझता है। अच्छा, वैसे विलियम वुंट का मानना था कि हम चेतना को भी उसके मूल तत्वों में तोड़ सकते हैं। वो अपने प्रतिभागियों से कहते थे कि वे किसी अनुभव के दौरान अपने मन में चलने वाली हर एक संवेदना, हर एक भावना का विश्लेषण करें और बताएं। यानी मन के पुर्जे अलग अलग करके देखना दिलचस्प है। हाँ, उनका लक्ष्य मन का एक पीरियोडिक टेबल बनाने जैसा था। लेकिन तभी मैदान में दूसरा बाहुबली आया, प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, और इसके हीरो थे विलियम जेम्स। मुझे इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका मिला। क्या? विलियम जेम्स और प्रकार्यवाद को जोड़ने के लिए बस जेम्स बॉन्ड को याद कर लो। जेम्स बॉन्ड हमेशा काम पर होता है। ये ट्रिक तो शानदार है और बिल्कुल सटीक बैठती है। प्रकार्यवाद संरचनावाद की सीधी प्रतिक्रिया थी। विलियम जेम्स कह रहे थे, अरे भाई, गाड़ी के पुर्जे अलग अलग करके जानने से क्या होगा, अगर हमें यही नहीं पता कि गाड़ी चलती क्यों है। उसका काम क्या है? हाँ, उसका काम क्या है और ये हमें मंजिल तक कैसे पहुंचाती है। उनका फोकस मन की संरचना पर नहीं, बल्कि मन के प्रकार यानी फंक्शन पर था। कि चेतना हमें अपने माहौल में ढलने में कैसे मदद करती है। बिल्कुल, ये क्या है से किस लिए है का एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। तो एक तरफ वुंट जर्मनी में लैब में मन की बनावट देख रहे थे और दूसरी तरफ जेम्स अमेरिका में पूछ रहे थे कि इस बनावट का आखिर फायदा क्या है। जी, इसके बाद तीसरा बाहुबली आता है, व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। और यहाँ जेबी वॉटसन की फिर से एंट्री होती है, अपने उस मशहूर कथन के साथ, तुम मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो और मैं उन्हें डॉक्टर, वकील, कलाकार या चोर कुछ भी बना सकता हूं। ये दावा, ये व्यवहारवाद का सार है। वॉटसन का मानना था कि इंसान एक कोरी स्लेट की तरह पैदा होता है। कोरी स्लेट? हाँ, टैबुला रासा, कि हमारे अंदर जन्म से कुछ नहीं होता। हमारा सारा व्यवहार, हमारी आदतें, हमारे डर, सब कुछ हमारे वातावरण द्वारा सिखाया जाता है। उनके लिए मन एक ब्लैक बॉक्स जैसा था। ब्लैक बॉक्स मतलब अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता और जानने की जरूरत भी नहीं। हमें बस ये देखना है कि कौन सा उद्दीपन, स्टिम्युलस अंदर गया और उसके जवाब में कौन सी अनुक्रिया, रिस्पॉन्स बाहर आई। एक मिनट, वॉटसन का ये दावा कि वो किसी भी बच्चे को कुछ भी बना सकते हैं, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? क्या इंसान की अपनी कोई पहचान, कोई स्वभाव नहीं होता? आपका सवाल बिल्कुल सही है और यही व्यवहारवाद की सबसे बड़ी आलोचना भी बनी। उन्होंने ओ यानी प्राणी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या चल रहा है, उसकी सोच, भावनाएं, इच्छाएं, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन उनके इस सोच का शिक्षा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। क्लासरूम में सही व्यवहार के लिए इनाम देना और गलत व्यवहार के लिए सजा देना, ये सारे विचार सीधे सीधे व्यवहारवाद से ही निकले हैं। समझ गई। अब आते हैं चौथे स्कूल पर, गेस्टाल्टवाद। ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है समग्र। ये स्कूल व्यवहारवाद को कैसे चुनौती दे रहा था? अच्छा। गेस्टाल्टवादियों जैसे मैक्स वर्देमर और कोहलर का कहना था कि व्यवहारवादी और संरचनावादी दोनों एक ही गलती कर रहे हैं। वे हर चीज को टुकड़ों में देख रहे हैं। अच्छा। गेस्टाल्ट का मूल मंत्र था, समग्र उसके हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। साइकिल वाला उदाहरण यहाँ परफेक्ट है। जब आप एक साइकिल देखती हैं तो आपका दिमाग उसे एक पहिया प्लस दूसरा पहिया प्लस हैंडल के रूप में प्रोसेस नहीं करता। नहीं, मैं तो उसे एक साइकिल के रूप में देखती हूँ, एक पूरी चीज। बिल्कुल। आप उसे तुरंत एक समग्र रूप में पहचानती हैं। और कोहलर का वो चिंपैंजी वाला प्रयोग भी तो इसी से जुड़ा है, जिसमें सुल्तान नाम का चिंपैंजी। हाँ, सुल्तान। वो कमरे में रखे बक्सों को देखकर अचानक उन पर चढ़कर केले उतार लेता है। हाँ, वो प्रयोग ये दिखाने के लिए था कि सीखना हमेशा धीरे धीरे, प्रयास और त्रुटि से नहीं होता। कभी कभी समाधान अचानक दिमाग में कौंधता है। इसे उन्होंने सूझ या अंतर्दृष्टि, इंसाइट कहा। ये आहा मोमेंट जैसा। एग्जैक्टली। ये तब होता है जब हम समस्या के सभी हिस्सों को एक साथ एक समग्र चित्र के रूप में देख पाते हैं। और अब पांचवा और आखिरी बाहुबली, मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस।
और जब ये नाम आता है तो एक ही व्यक्ति का चेहरा सामने आता है, सिगमंड फ्रॉइड। जब बाकी सब लोग चेतना और व्यवहार पर लड़ रहे थे, फ्रॉइड ने आके कहा, आप सब गलत जगह देख रहे हो, असली कहानी तो सतह के बहुत नीचे है। फ्रॉइड ने मनोविज्ञान की दुनिया में भूचाल ला दिया था। उन्होंने मन की तुलना एक बर्फ के पहाड़, एक आइसबर्ग से की। आइसबर्ग? हाँ, जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है, यानी हमारी जागृत चेतना, कॉन्शियस माइंड, वो तो बस 10% है। असली खेल तो पानी के नीचे छिपे 90% हिस्से में चल रहा है, जो हमारा अचेतन मन है। और उस अचेतन मन में क्या है? फ्रॉइड का मानना था कि हमारी दबी हुई इच्छाएं, बचपन की भूली बिसरी यादें और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य विचार, ये सब हमारे अचेतन में छिप जाते हैं और वहीं से हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो ये पांचों स्कूल, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद और मनोविश्लेषणवाद, सब व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबके चश्मे अलग-अलग थे। बहुत खूब कहा आपने। कोई मन के पुर्जे देख रहा था, कोई उसका काम, कोई सिर्फ बाहरी व्यवहार, कोई समग्र तस्वीर, और कोई मन की गहराइयों में छिपे राज। जी। और इन सभी सिद्धांतों के बीच व्यवहार को समझने का एक बहुत ही सरल और सार्वभौमिक मॉडल भी है, जिसे SOR फॉर्मूला कहते हैं। SOR यानी स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैं पढ़ रही हूं और अचानक एक मच्छर ने काट लिया, तो मच्छर का काटना क्या हुआ? वो हुआ S, स्टिमुलस, यानी उद्दीपन। ये वातावरण से मिलने वाला कोई भी इनपुट है। ठीक है। अब आता है O, ऑर्गेनिज्म, यानी मैं खुद। तो मेरे अंदर क्या होगा? मेरा दिमाग उसे दर्द या खुजली के रूप में प्रोसेस करेगा? एकदम सही। यही वो ब्लैक बॉक्स है जिसे वॉटसन ने नजरअंदाज कर दिया था। O में हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी यादें, सब कुछ शामिल हैं। और इस प्रोसेसिंग के बाद मैं जो करूंगी, यानी मच्छर को थप्पड़ मारना, वो हुआ R, रिस्पॉन्स, यानी अनुक्रिया। SOR, ये तो हर व्यवहार पर लागू होता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मॉडल है। ये बहुत उपयोगी है। चलिए अब आखिर में उन जादुई शब्दों पर आते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर कंफ्यूज करते हैं। पहला है स्कीमा। स्कीमा क्या बला है? स्कीमा को आप दिमाग की एक अलमारी या कंप्यूटर का एक फोल्डर समझ सकते हैं। ये ज्ञान को व्यवस्थित करने का एक मानसिक ढांचा है। अच्छा। जैसे ही कोई कुत्ता कहता है, आपके दिमाग में कुत्ते से जुड़ा फोल्डर या स्कीमा खुल जाता है, जिसमें सारी जानकारी होती है: 4 पैर, एक पूंछ, भौंकना, वफादार होना आदि। अगले 2 शब्द मुझे हमेशा परेशान करते हैं, स्वनिम और रुपिम। ये एक आम कंफ्यूजन है। इसे सुलझाने की एक आसान ट्रिक है। स्वनिम को फोन से जोड़िए। फोन पर क्या आती हैं? ध्वनि, साउंड। बस, तो स्वनिम किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है। जैसे हिंदी में क, च, अ। इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, स्वनिम, साउंड। तो फिर रूपिम क्या है? रूपिम भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल इकाई है। यही सबसे बड़ा अंतर है। क एक स्वनिम है, इसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन कम एक रूपिम है, क्योंकि इसका एक अर्थ है। अच्छा, तो किताब एक रूपिम है? हाँ, और की, ता, ब सिर्फ स्वनिम है। अब जाके ये साफ हुआ। स्वनिम ध्वनि, रूपिम अर्थ वाली सबसे छोटी इकाई, और आखिरी शब्द है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात व्यवहार होते हैं। इन्हें सीखना नहीं पड़ता, ये हमारे अंदर कह सकते हैं हार्डवायर्ड होती हैं। जैसे तेज आवाज सुनकर अचानक चौंक जाना, या किसी खतरे को देखकर दिल की धड़कन का तेज हो जाना। बिल्कुल। ये व्यवहार, क्या वृद्धि और विकास एक ही चीज है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग, मतलब आम बोलचाल में, इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, वृद्धि या ग्रोथ वो है जिसे हम माप सकते हैं। जैसे लंबाई, वजन। बिल्कुल, लंबाई, वजन, ये शारीरिक बदलाव हैं। और सबसे जरूरी बात, ये एक उम्र के बाद, कह लीजिए 18-20 साल के बाद रुक जाती है। ओके। लेकिन विकास यानी डेवलपमेंट, वो जीवन भर चलता है। जैसा कहते हैं ना, गर्भ से कब्र तक। गर्भ से कब्र तक, वाह। हाँ, इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर तरह का बदलाव शामिल है। ये सिर्फ शरीर का बढ़ना नहीं है, ये सोचने के तरीके का भी बदलना है। हमारे नोट्स में इसे याद रखने के लिए एक बहुत मजेदार ट्रिक दी गई है। कौन सी? कि वृद्धि सिर्फ हार्डवेयर का अपडेट है और विकास सॉफ्टवेयर का। ये तो शानदार है। बिल्कुल सही। हार्डवेयर एक साइज तक ही बढ़ता है, पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स तो जिंदगी भर आते रहते हैं। तो ठीक है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अंतर तो अब साफ हो गया। अब आते मैं उस हिस्से पर जो परीक्षाओं में मुझे लगता है सबसे ज्यादा पूछा जाता है, विकास की दिशा। हाँ बिल्कुल। विकास का एक तय पैटर्न होता है,
ये बेतरतीब नहीं होता। इसमें 2 मुख्य नियम हैं। पहला है मस्तकाधुमुखी। मस्तकाधुमुखी यानी सेफेलोकॉडल। जी, नाम से ही पता चल रहा है। मस्तक मतलब सिर, तो इसका सीधा सा मतलब है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर मतलब बच्चा पहले सिर संभालना सीखता है। एकदम सही। आप देखेंगे कि नवजात शिशु सबसे पहले अपनी गर्दन साधना सीखता है, फिर अपने धड़ पर कंट्रोल आता है जिससे वो बैठ पाता है। और फिर आखिर में पैरों पर। बिल्कुल, और फिर जाकर वो खड़ा होता है और चलता है। ये हमेशा ऊपर से नीचे का क्रम होता है। ये तो काफी तार्किक लगता है। और दूसरा नियम? दूसरा नियम है समीप दूराभिमुख, प्रॉक्सिमो डिस्टल। ओके। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। समीप यानी पास और दूर मतलब दूर। तो विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। केंद्र से बाहर मतलब रीढ़ की हड्डी से उंगलियों की तरफ? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पहले शरीर का केंद्र यानी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, फिर भुजाओं पर कंट्रोल आता है, फिर हाथों पर, और सबसे आखिर में उंगलियों की बारीक मांसपेशियों पर। अच्छा, इसीलिए छोटे बच्चे किसी चीज को पकड़ने के लिए पूरा हाथ मारते हैं, सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, वो बारीक कंट्रोल बाद में आता है। तो सिर से पैर और केंद्र से बाहर, ये दोनों सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं विकास की प्रमुख अवस्थाओं पर। हाँ, अब कहानी और दिलचस्प होगी। सबसे पहली अवस्था शैशवावस्था, इन्फेंसी। जी, जन्म से लेकर 2 साल तक। सोज इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहता है। सबसे महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि इस दौरान विकास की गति सबसे तेज होती है, शारीरिक भी और मानसिक भी। और बच्चे के सीखने का जो मुख्य तरीका होता है वो होता है अनुकरण। अनुकरण मतलब नकल करना। हाँ, नकल करके सीखना। और एक और बहुत खास बात है इस उम्र की, वो है आत्मप्रेम, नार्सिसिज्म। आत्मप्रेम मतलब बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है। एक तरह से हाँ, उसकी अपनी जरूरतें ही उसके लिए पूरी दुनिया होती हैं। वो अपनी ही दुनिया में राजा होता है, जैसा कि नोट्स की ट्रिक कहती है। छोटा बच्चा राजा होता है, ये याद रहेगा। और यहीं पर हम प्याजे के सिद्धांत को भी जोड़ सकते हैं। हाँ, प्याजे की अवस्थाएं तो हर सीटेट पेपर में आती हैं। तो प्याजे इस 0-2 साल की उम्र को संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। संवेदी गामक मतलब बच्चा अपनी इंद्रियों से, सेंस से, और गामक क्रियाओं मतलब एक्शन से सीखता है। देखकर, छूकर, मुंह में डालकर। अच्छा, इसीलिए वो हर चीज मुंह में डालते हैं। बिल्कुल, उनके लिए सोचना और करना एक ही बात है। ठीक है, तो शैशवावस्था के बाद आती है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, जो 6 से 12 साल तक है। लेकिन इसे भी 2 हिस्सों में बांटा गया है ना? जी सही। जी, पहला है पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 साल। ये तो खिलौनों की आयु वाला दौर है, टॉय एज। जी, बच्चा खिलौनों से खेलता है और इस उम्र में वो बहुत जिज्ञासु होता है। इतने सवाल पूछता है कि आप थक जाएंगे। ये क्या है, ऐसा क्यों है? हाँ, ये तो हर घर की कहानी है। और एक शिक्षक के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये भाषा सीखने के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है। सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज। जी, और अगर प्याजे के हिसाब से देखें तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, प्री ऑपरेशनल मतलब तर्क से पहले की अवस्था। सही। इस उम्र में बच्चे का चिंतन अतार्किक होता है। वो आत्मकेंद्रित होता है। उसे लगता है कि जैसा वो सोचता है पूरी दुनिया वैसा ही सोचती है। अच्छा, तभी वो ये नहीं समझ पाते कि दूसरे का नजरिया अलग हो सकता है। बिल्कुल। और अब आते हैं बाल्यावस्था के दूसरे हिस्से पर। उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 साल। इसे कहते हैं गैंग एज, टोली की आयु। गैंग एज। हाँ, क्योंकि अब बच्चे को घर से ज्यादा दोस्तों के साथ रहना पसंद है। उसकी अपनी एक गैंग बन जाती है। और इसे स्कूल एज भी तो कहते हैं। जी, क्योंकि इसी उम्र में वो फॉर्मल स्कूलिंग शुरू करता है। तो जैसा नोट्स की ट्रिक कहती है, बच्चा घर छोड़कर गैंग और स्कूल की तरफ भागता है। ये बढ़िया है। और सोचने के स्तर पर यहाँ क्या बदलाव आता है? यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। प्याजे इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। मूर्त मतलब ठोस चीजें। बिल्कुल। अब बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है, लेकिन सिर्फ उन चीजों के बारे में जिन्हें वो देख सकता है, छू सकता है। अच्छा, तभी इस उम्र में गणित सिखाया जाता है, क्योंकि वो नियमों पर आधारित है। लेकिन उनसे ईमानदारी पर बात करो तो शायद वो उतना ना समझ पाएं, क्योंकि वो एक अमूर्त विचार है। सही बात है। और फिर आता है वो दौर जिसे सबसे मुश्किल माना जाता है, किशोरावस्था, एडोलेसेंस। हाँ, 12 से 18 साल। इसे जीवन का सबसे कठिन काल भी कहते हैं। कठिन काल क्यों? क्योंकि ये एक उथल-पुथल का समय है।
स्टैनली हॉल ने तो इसे बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। ये कथन तो बहुत प्रसिद्ध है और इसे याद रखने की ट्रिक भी मजेदार है। स्टैनली हॉल में तूफान आ गया। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ तूफान की अवस्था नहीं है, इसे स्वर्णकाल या गोल्डन एज भी कहते हैं। ये तो विरोधाभासी लगता है, तूफान भी और स्वर्णकाल भी। यही तो किशोरावस्था की खासियत है। एक तरफ तनाव है तो दूसरी तरफ ऊर्जा और आदर्शवाद भी है। इसी दौर में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना आती है। मतलब किसी को अपना आइडल मान लेना। जी, कोई खिलाड़ी, कोई एक्टर या कोई टीचर। और साथ ही साथ एक और बहुत गहरा संघर्ष चलता है, पहचान का संकट। आइडेंटिटी क्राइसिस। हाँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, ये सवाल किशोरों को बहुत परेशान करते हैं। और इन अमूर्त सवालों से जूझने की ताकत कहाँ से आती है? यहीं प्याजे की चौथी और आखिरी अवस्था काम आती है, अमूर्त संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा। अब किशोर सिर्फ ठोस चीजों के बारे में नहीं, बल्कि अमूर्त विचारों, कल्पनाओं और संभावनाओं के बारे में भी सोच सकता है। न्याय, प्रेम, नैतिकता, इन सब पर उसकी अपनी समझ बनने लगती है। वाह, तो ये सारी अवस्थाएं एक दूसरे से कितनी खूबसूरती से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। और एक शिक्षक के लिए ये सब समझना, मतलब ये सबसे जरूरी चीज है। क्यों? एक शिक्षक के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हर अवस्था में बच्चे की ज़रूरतें अलग हैं, उसका सोचने का तरीका अलग है। अगर आप ये जानते हैं, तभी तो आप सही तरीके से पढ़ा पाएंगे। सही बात है। आप 5 साल के बच्चे को लेक्चर नहीं दे सकते और 15 साल के बच्चे को सिर्फ खिलौनों से नहीं सिखा सकते। एग्जैक्टली। यस, जो बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक मानते थे। ठीक है, तो जीन पियाजे, उनका मानना था कि बच्चे कोई खाली घड़े नहीं होते जिनमें हम ज्ञान भरते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक्टिव खोज करता है, लिटिल साइंटिस्ट हैं, जो अपनी दुनिया को खुद समझकर अपना ज्ञान बनाते हैं। सही कहा। और यही उनका सबसे फंडामेंटल आइडिया आता है जो हर टीचिंग एग्जाम के लिए मतलब बहुत जरूरी है। विकास से अधिगम, डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। देखिए, प्याजे के लिए बच्चे की उम्र और उसकी बायोलॉजिकल मैच्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप एक 3 साल के बच्चे को अलजेब्रा नहीं सिखा सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि उसका दिमाग अभी उसके लिए तैयार नहीं है। पहले विकास होगा, उसके बाद ही सीखना संभव होगा। ये तो सीधी सी बात लगती है, पर इसके इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। अच्छा, एग्जाम्स में उनकी 4 स्टेजेस के बारे में बहुत पूछा जाता है, SPCF। हाँ, ये ट्रिक बहुत काम आती है। तो चलिए S से शुरू करते हैं, संवेदी गामक या सेंसरी मोटर स्टेज। ये क्या है? ये जन्म से 2 साल तक की अवस्था है, जैसा नाम में ही है, सेंसरी और मोटर। इस उम्र में बच्चा अपनी सेंसेस से सीखता है, आंख, कान, त्वचा और अपने फिजिकल एक्शन से। मतलब खिलौने को पकड़ना, उसे मुंह में डालना। एग्जैक्टली। ये सब उसके एक्सपेरिमेंट्स हैं। और इसी स्टेज में वो पीकाबू या लुका छिपी वाला खेल इतना एंजॉय क्यों करते हैं? इसके पीछे भी तो कोई साइकोलॉजी होगी। बिल्कुल है। ये जुड़ा है वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस के कॉन्सेप्ट से। शुरू में बच्चे के लिए होता है आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। अच्छा। अगर खिलौना चादर के नीचे छिपा दिया तो उसे लगता है खिलौना गायब ही हो गया। लेकिन 8-9 महीने के आसपास वो समझने लगता है कि चीजें तब भी मौजूद होती हैं जब वो दिखाई नहीं दे रही। इसीलिए अब वो चादर हटाकर खिलौने को ढूंढता है। हाँ, उसे पता है कि खिलौना वही है। ये एक बहुत बड़ी दिमागी छलांग है। अच्छा, तो SPCF में P आता है प्री ऑपरेशनल या पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 7 साल। इस स्टेज के बच्चे तो बड़े मजेदार तरीके से सोचते हैं। मजेदार तो बहुत। इसकी 2 खास पहचान है। पहली है जीववाद या एनिमिज्म। मतलब बेजान चीजों को भी जिंदा समझना। हाँ, जैसे कोई बच्ची अपनी गुड़िया को डांट रही है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, वो सच में मानती है कि गुड़िया जिंदा है। या गिर जाने पर जमीन को मारना कि इसने मुझे गिराया, यही एनिमिज्म है। हाँ, और दूसरी पहचान? दूसरी है अहंग केंद्रित या ईगोसेंट्रिज्म। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा स्वार्थी है। नहीं। इसका मतलब है कि वो दुनिया को सिर्फ अपने नजरिए से देख सकता है। उसे लगता है जो वो देख रहा है वही सब देख रहे हैं, जो उसे पसंद है वही सबको पसंद है। अच्छा, जैसे अगर उसे कार्टून पसंद है तो दादाजी को भी वही पसंद होगा। बिल्कुल, वो दूसरे का नजरिया समझ ही नहीं पाता। आता है। ये है C कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। यहाँ कॉन्क्रीट शब्द का क्या मतलब है? यहाँ कॉन्क्रीट का मतलब है वो चीजें जिन्हें बच्चा देख और छू सकता है। इस स्टेज में बच्चे में लॉजिक आ जाता है,
पर उसका लॉजिक सिर्फ ठोस सामने रखी चीजों पर ही काम करता है। और यहीं पर वो संरक्षण या कंजर्वेशन वाला गुण भी सीखता है। वो पानी वाला क्लासिकल एक्सपेरिमेंट है ना? जी वही। अगर आप एक चौड़े गिलास का पानी एक लंबे पतले गिलास में डाल दें तो छोटा बच्चा कहेगा कि लंबे गिलास में पानी ज्यादा है। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा समझ जाएगा कि गिलास का आकार बदलने से पानी की मात्रा नहीं बदलती। और फिर SPCF की आखिरी स्टेज F, फॉर्मल ऑपरेशनल, जो 11 साल के बाद आती है। इसमें क्या बड़ा बदलाव आता है? अब बच्चा कॉन्क्रीट दुनिया से एब्स्ट्रैक्ट दुनिया में कदम रखता है। वो उन चीजों के बारे में भी सोच सकता है जो सामने नहीं है, जैसे ईमानदारी, न्याय, प्यार। वो परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस बना सकता है। तो प्याजे के हिसाब से बच्चा एक अकेला खोज करता है, जिसकी दिमागी शक्ति उसकी उम्र के साथ सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ती है। लेकिन ये तस्वीर कुछ अधूरी सी नहीं लगती? अधूरी कैसे? ऐसा लगता है जैसे बच्चा एक बबल में बड़ा हो रहा है। क्या उसके आसपास के लोगों का, समाज का कोई रोल नहीं है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और इसी सवाल का जवाब हमें हमारे अगले विचारक लेव वाइगोस्की से मिलता है। अच्छा। वाइगोस्की ने कहा कि प्याजे की कहानी का ये सबसे बड़ा मिसिंग पीस है। बच्चे का विकास अकेले नहीं बल्कि समाज के साथ इंटरेक्शन में होता है। सीखना एक सोशल एक्टिविटी है। तो ये तो प्याजे के डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग वाले आइडिया पर सीधा हमला है। ये उसका ठीक उल्टा है। वाइगोस्की का मानना था लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट, यानी अधिगम से विकास। मतलब बच्चा पहले दूसरों की मदद से समाज से नई चीजें सीखता है और इस सीखने की प्रक्रिया से उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है। और इस पूरी प्रक्रिया में उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? भाषा। यहाँ मुझे हमेशा कंफ्यूजन होता है। प्याजे ने कहा विचार पहले भाषा बाद में, वाइगोत्स्की कह रहे हैं भाषा पहले। ये इतना बड़ा अंतर क्यों है? क्योंकि प्याजे के लिए भाषा सिर्फ अपने विचारों को बताने का एक जरिया थी, लेकिन वाइगोत्स्की के लिए भाषा सोचने का टूल है। हम भाषा पे जरिए ही तो सोचते हैं, प्लान करते हैं और दूसरों से जुड़कर सीखते हैं। बिल्कुल। जब बच्चे खुद से बोल बोलकर कुछ करते हैं तो प्याजे उसे इमेच्योर मानते थे, लेकिन वाइगोत्स्की के लिए वो सेल्फ गाइडेंस का एक तरीका था। वाह! और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में 3 कीवर्ड्स हैं जो CTET जैसे एग्जाम्स में बार-बार आते हैं: ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO। हाँ, ये तीनों बहुत जरूरी हैं। चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। ZPD क्या भला है? ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसे ऐसे सोचिए कि एक दायरा है जो बच्चा खुद कर सकता है और जो मदद से कर सकता है। इन दोनों के बीच का जो एरिया है वही ZPD है। एक अच्छा टीचर हमेशा बच्चे के इसी ZPD में काम करता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर एक क्लास में जहाँ 40 बच्चे हैं, एक टीचर हर बच्चे का ZPD कैसे पहचानेगा? क्या ये प्रैक्टिकल है? बहुत अच्छा सवाल है। हर एक का ZPD पहचानना मुश्किल है, लेकिन टीचर ग्रुप एक्टिविटीज करा सकता है। जब बच्चे मिलकर काम करते हैं तो वो एक दूसरे के ZPD में काम करते हैं। अच्छा, एक दूसरे की मदद करते हैं। हाँ, जो बच्चा थोड़ा बेहतर है वो दूसरे की मदद करता है। यही कोलैबोरेटिव लर्निंग वाइगोत्स्की के सिद्धांत का सार है। और ये जो मदद दी जाती है, शायद उसे ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं? बिल्कुल। स्कैफोल्डिंग यानी पाड़ या ढांचा, ये वो टेम्परेरी हेल्प है जो बच्चे को ZPD में दी जाती है। जैसे साइकिल सिखाते वक्त पीछे से सीट पकड़ना? क्या बात है, एकदम सही उदाहरण। हमारा मकसद हमेशा सीट पकड़े रहना नहीं है, है ना? जैसे ही बच्चा बैलेंस बनाने लगता है, हम हाथ हटा लेते हैं। ये टेम्परेरी सपोर्ट ही स्कैफोल्डिंग है। तो फिर MKO कौन है? मोर नॉलेजेबल अदर, ये मदद देने वाला। जी। और MKO कोई भी हो सकता है जो उस खास स्किल में बच्चे से ज्यादा जानता हो। टीचर, माता पिता, बड़ा भाई बहन, या कोई दोस्त भी। हाँ, दोस्त भी। मजेदार बात यह है कि MKO उम्र में छोटा भी हो सकता है। अगर आपका छोटा भाई आपसे बेहतर वीडियो गेम खेलता है तो वो उस गेम के लिए आपका MKO है। तो हमारे पास अब 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। प्याजे का नन्हा वैज्ञानिक अपनी लैब में अकेले प्रयोग कर रहा है और वाइगोत्स्की का बच्चा समाज के साथ मिलकर सीख रहा है। लेकिन इन सब में एक चीज गायब है: सही और गलत का फैसला। मोरालिटी। हाँ, एक बच्चा मोरालिटी कैसे सीखता है? और ये सवाल हमें हमारे तीसरे और आखिरी विचारक लॉरेंस कोहलबर्ग के पास ले जाता है। इनकी तो वो मशहूर कहानी है, हिंस की दुविधा। हाँ, हिंस डिलेमा। कहानी ये थी कि एक औरत की जान खतरे में थी। उसे कैंसर था। एक ही दवा थी जो उसे बचा सकती थी, लेकिन दवा बनाने वाले ने उसकी कीमत 10 गुना रखी हुई थी। औरत का पति हिंस आधे पैसे ही जमा कर पाया।
उसने दवा वाले से मिन्नतें की, पर वो नहीं माना। आखिर में हिंज ने दुकान का ताला तोड़कर अपनी पत्नी के लिए दवा चुरा ली। और फिर कोहलबर्ग बच्चों से पूछते थे, क्या हिंज को चोरी करनी चाहिए थी और क्यों? यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कोहलबर्ग को हाँ या ना में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी दिलचस्पी जवाब के पीछे के क्यों में थी, उस तर्क में। अच्छा। बच्चा अपने फैसले को सही ठहराने के लिए क्या रीजन देता है, इसी के आधार पर उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल बनाए। चलिए इन लेवल्स को समझते हैं। पहला है प्री कन्वेंशनल, यानी पूर्व परंपरागत। ये छोटे बच्चों की स्टेज है। हाँ, लगभग 4 से 10 साल। इस लेवल पर नैतिकता बाहरी होती है, सजा और इनाम पर आधारित। मतलब बच्चा कहेगा हैंस को चोरी नहीं करनी चाहिए थी वरना पुलिस पकड़ लेगी, बिल्कुल सजा का डर। या फिर कहेगा उसे चोरी कर लेनी चाहिए थी क्योंकि अगर उसकी पत्नी बच जाएगी तो वो उसके लिए खाना बनाएगी। मतलब अपने फायदे पर टिका फैसला। इसके बाद आता है कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर। ये लोग क्या कहेंगे वाली स्टेज है ना? एकदम। इस स्टेज पर नैतिकता का आधार समाज के नियम और दूसरों की नजर में अच्छा बनना होता है। एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनना। तो बच्चा कहेगा चोरी करना गलत है, ये कानून के खिलाफ है। हाँ, अच्छे लोग चोरी नहीं करते। यहाँ समाज के नियमों का पालन करना ही नैतिकता है। और फिर आता है सबसे ऊंचा स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल। हाँ, कोहलबर्ग कहते हैं कि ज्यादातर लोग यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। नहीं पहुंच पाते। ये काफी रेयर है। इस स्तर पर व्यक्ति समाज के नियमों से ऊपर उठकर अपने खुद के नैतिक सिद्धांत बनाता है। वो ये समझता है कि अगर कोई कानून किसी की जान ले रहा हो तो उस कानून को तोड़ना सही हो सकता है। सही है। इस स्तर पर व्यक्ति कहेगा हेन्स ने सही किया क्योंकि एक इंसान की जान बचाने का अधिकार चोरी न करने के नियम से कहीं ज्यादा बड़ा है। कमाल है। तो अब जब हमने तीनों को समझ लिया है तो एक बार प्याजे और वाइगॉत्स्की का आमना सामना करा ही देते हैं। सीटीईटी के लिए ये कंपैरिजन वाला हिस्सा तो जैसे प्योर गोल्ड है। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सीखना। प्याजे के लिए सीखना एक इंडिविजुअल बायोलॉजिकल प्रोसेस है और वाइगॉत्स्की के लिए एक सोशल प्रोसेस। बच्चे दूसरों के साथ मिलकर सीखते हैं। सही। पॉइंट नंबर 2, भाषा। प्याजे के लिए विचार पहले, भाषा बाद में। और वाइगॉत्स्की के लिए भाषा ही सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है जो हमारे विचारों को शेप करती है। बिल्कुल। और तीसरा पॉइंट, शिक्षक की भूमिका। प्याजे के अनुसार शिक्षक एक फैसिलिटेटर है जो बच्चों को खुद खोज करने का माहौल देता है, मदद करता है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि हमारे पास एक बच्चे को समझने के लिए 3 अलग-अलग लेकिन बहुत जरूरी लेंस हैं। प्याजे हमें बच्चे के दिमाग के अंदर झांकने का मौका देते हैं। वाइगॉत्स्की हमें दिखाते हैं कि उस दिमाग को समाज कैसे आकार देता है, और कोहलबर्ग हमें उसकी नैतिक कंपास के विकास की कहानी सुनाते हैं। और एक शिक्षक के तौर पर इन तीनों को समझना एक सुपर पावर जैसा है। यह आपको बताता है कि बच्चे से क्या उम्मीद करनी है और उसे सिखाना कैसे है। सही बात है। जब आप अपनी क्लास के बच्चे को देखते हैं तो आप सिर्फ एक स्टूडेंट को नहीं देखते। आप प्याजे की एक स्टेज देखते हैं, वाइगॉट्स्की का ZPD देखते हैं और कोहलबर्ग का एक मोरल लेवल देखते हैं। और तब आपकी टीचिंग ज्यादा असरदार और तो क्या इसे मापा जा सकता है? इन दस्तावेजों में सबसे पहला और बड़ा नाम आता है अल्फ्रेड बिने का। 1905 में। हाँ, 1905 में, जिन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया। पर असली गेम चेंजर फॉर्मूला जो आज भी परीक्षाओं में पूछा जाता है वो 1916 में टर्मन ने दिया। हाँ, वो मशहूर फॉर्मूला, बुद्धि लब्धि यानी IQ बराबर है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। बिल्कुल। और इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक इन नोट्स में दी गई है, माँ का। अच्छा। यानी MA मेंटल एज ऊपर और CA क्रोनोलॉजिकल एज नीचे। लेकिन ये सिर्फ एक गणितीय समीकरण नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर बहुत गहरा था। सोचिए, पहली बार किसी ने बुद्धि जैसी मतलब एक अमूर्त चीज को एक नंबर में बांधने की कोशिश की। ये शिक्षा और मनोविज्ञान के लिए एक क्रांति थी। सही बात है। इसने शिक्षकों को एक पैमाना दिया जिससे वे ये समझ सकें कि कोई बच्चा अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तुलना में मानसिक रूप से कहाँ खड़ा है। इसी से वो मशहूर IQ टेबल बनी। हाँ, वो टेबल जिसमें बताया गया है कि 140 से ज्यादा IQ वाले प्रतिभाशाली या जीनियस कहलाते हैं, जो बहुत कम होते हैं। बहुत कम। और ज्यादातर आबादी लगभग 68% वो 90 से 109 के सामान्य दायरे में आती है। शिक्षकों के लिए ये जानना खास तौर पर जरूरी है कि 70 से कम IQ को
खास ध्यान की जरूरत होती है। पर यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। एक शिक्षक के लिए ये IQ स्कोर बच्चे पर ठप्पा लगाने का जरिया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ये सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है, एक इशारा है। ये हमें बताता है कि शायद इस बच्चे को समझने के लिए हमें अलग तरीके अपनाने होंगे। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है। क्या? तो क्या ये नंबर ही पूरी कहानी बताता है? क्या बुद्धि सिर्फ एक सीधी लाइन पर मापी जा सकती है? ये एक बेहतरीन सवाल है और यही हमें हमारी चर्चा के अगले हिस्से की तरफ ले जाता है। यहीं से स्पीयरमैन जैसे विचारक इस बहस में आते हैं। उन्होंने कहा कि भाई बुद्धि कोई एक चीज नहीं है। उन्होंने अपना द्विकारक सिद्धांत दिया जिसमें 2 तरह की बुद्धि की बात की गई। क्या थे वो 2 कारक? पहला था G फैक्टर, मतलब जनरल इंटेलिजेंस। इन नोट्स के मुताबिक ये जन्मजात होती है। अच्छा, जैसे कॉमन सेंस? हाँ, बिल्कुल, जिसे हम कॉमन सेंस भी कह सकते हैं। हर काम में इसकी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है। इसकी एक मजेदार ट्रिक है, G मतलब गॉड गिफ्टेड। ये अच्छा है। और दूसरा था S फैक्टर, यानी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। ये अर्जित की जाती है, हम इसे सीखते हैं। जैसे कोई अच्छा गायक है, कोई बेहतरीन क्रिकेटर है या कोई गणित में माहिर है, ये सब उनके S फैक्टर्स हैं। ये एक अच्छा मॉडल है। इसने बुद्धि को एक आयामी सोच से बाहर निकाला, लेकिन इसकी एक सीमा है ना? हाँ। ये रचनात्मकता, भावनात्मक समझ या किसी की कलात्मकता जैसी चीजों को कहाँ रखता है? क्या एक महान चित्रकार का हुनर सिर्फ एक S फैक्टर है या उसमें कुछ और भी गहरा है? सही सवाल है। स्पीयरमैन का सिद्धांत इन सवालों का जवाब नहीं दे पाता। बिल्कुल सही। और इसी सवाल ने एक नए और शायद सबसे प्रभावशाली सिद्धांत को जन्म दिया, जो NCERT और CTET जैसी परीक्षाओं का पसंदीदा टॉपिक है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि गार्डनर ने हमारी शिक्षा प्रणाली के सबसे बड़े मिथक को तोड़ा। कौन सा मिथक? कि बुद्धि का मतलब सिर्फ गणित या विज्ञान में अच्छा होना है। उन्होंने शिक्षकों को एक नई नज़र दी जिससे वे उस बच्चे में भी एक जीनियस देख सकते हैं जो शायद लिख पढ़ नहीं पाता पर जिसके हाथों में जादू है या जो मैदान पर कमाल करता है। ये तो गेम चेंजर था। गार्डनर ने कहा कि बुद्धि 8, अब तो 9 भी कही जाती हैं, अलग अलग तरह की होती हैं और ये सब एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। चलिए जल्दी से इन पर एक नजर डालते हैं। पहली है भाषाई बुद्धि, कवियों में, लेखकों में, वकीलों में। जी। दूसरी तार्किक गणितीय बुद्धि, वैज्ञानिकों, गणितज्ञों में। तीसरी स्थानिक बुद्धि, ये वो लोग जो अपने दिमाग में ही दुनिया का नक्शा बना लेते हैं। हाँ, जैसे मूर्तिकार, आर्किटेक्ट या पायलट। और ये तो वो बुद्धियां हैं जिन्हें हमारी शिक्षा प्रणाली फिर भी थोड़ा बहुत पहचान लेती है। असली क्रांति तो अगली बुद्धियों से आई। सही कहा। चौथी है शारीरिक गुरु बुद्धि, जिनका अपने शरीर पर अद्भुत नियंत्रण होता है, जैसे डांसर, खिलाड़ी या सर्जन भी। पांचवी है संगीतात्मक बुद्धि, जिन्हें सुर, लय और ताल की गहरी समझ होती है। और अब वो 2 आती हैं जिनमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं। छठी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, मतलब इंटरपर्सनल। यहीं पर इन नोट्स की ट्रिक काम आती है। इंटर को इंटरनेशनल से जोड़कर देखिए। अच्छा। इंटरनेशनल मतलब 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच। तो इंटरपर्सनल का मतलब हुआ दूसरों को समझने की क्षमता, उनकी भावनाओं को, उनके इरादों को। यानी नेता, सेल्स पर्सन। और अच्छे शिक्षक वे इसी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और 7वीं है अंतरावैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल। इसकी ट्रिक है इंट्रा मतलब इंटरनल, यानी अपने अंदर झांकने की क्षमता। हाँ, जो खुद को, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों को गहराई से समझते हैं। दार्शनिकों और आध्यात्मिक गुरुओं में ये बुद्धि प्रबल होती है। और आखिरी 8वीं है प्रकृतिवादी बुद्धि, जिन्हें प्रकृति से गहरा लगाव और समझ हो, जैसे किसान या जीव विज्ञानी। तो एक शिक्षक के लिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि क्लास में बैठा हर बच्चा बुद्धिमान है। सही। बस हमें उसकी बुद्धि का प्रकार पहचानने की जरूरत है। जो बच्चा गणित के सवालों में उलझ रहा है, हो सकता है वो स्कूल के नाटक में कमाल का अभिनय कर सकता हो। शारीरिक घरो बुद्धि, या अपने दोस्तों के झगड़े सुलझाने में माहिर हो। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। बिल्कुल। गार्डनर का सिद्धांत हमें हर बच्चे में संभावना देखने का एक लेंस देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर बच्चा सीख सकता है, लेकिन ये भी सच है कि कुछ बच्चों को सीखने के खास तरीकों में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जी, ये उनकी बुद्धि की कमी नहीं है। इन्हें हम अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं, और परीक्षाओं में इन पर मैच द फॉलोइंग वाले सवाल लगभग तय होते हैं। और इन अक्षमताओं को समझना एक संवेदनशील शिक्षक बनने की दिशा में पहला कदम है। बिल्कुल। और इन नोट्स में इन्हें याद रखने की कुछ शानदार ट्रिक्स दी गई हैं। सबसे आम है डिसलेक्सिया।
पढ़ने में समस्या। हाँ, डिसलेक्सिया यानी पढ़ने में समस्या। ट्रिक है लक्स साबुन। अच्छा। सोचिए, अगर आप लक्स साबुन लगाकर किताब पढ़ेंगे तो अक्षर फिसलेंगे। बच्चा बी को डी पढ़ सकता है या 100 को वॉज पढ़ता है। तारे ज़मीं पर का ईशान इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वो किरदार एकदम सटीक था। मैंने कई ऐसे बच्चों के साथ काम किया है जो अक्षरों से नहीं बल्कि कहानियों और चित्रों से सोचते हैं। डिसलेक्सिया उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल नहीं उठाता, बस उनके दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग होने का संकेत देता है। बहुत अच्छी बात है। उनका दिमाग जानकारी को तरीके से प्रोसेस करता है और एक शिक्षक का काम है उस तरीके को समझना। बिल्कुल। दूसरी अक्षमता है डिस्ग्राफिया, मतलब लिखने में दिक्कत। इसकी ट्रिक इसके नाम में ही है। हाँ, ग्राफ और ग्राफ हम कागज पर बनाते या लिखते हैं। तीसरी है डिसकैल्कुलिया, यानी गणित से जुड़ी समस्या। नाम में ही कैलकुलेटर छुपा है। जी। और चौथी है डिस्फेजिया, यानी बोलने या भाषा को समझने में दिक्कत। इसकी ट्रिक है बोलते हुए फंस जाना। यहाँ एक चेतावनी देना बहुत जरूरी है। इन शब्दों का मकसद बच्चों पर लेबल लगाना नहीं है। ये बहुत जरूरी बात है। ये सिर्फ डायग्नोस्टिक टर्म है ताकि शिक्षक और माता-पिता बच्चे की चुनौती को समझकर उसे सही तरीके से मदद कर सकें, जैसे उसे परीक्षा में ज्यादा समय देना या पढ़ाने के लिए ऑडियो विजुअल तरीकों का इस्तेमाल करना। बिल्कुल। ये बच्चे को टूटा हुआ नहीं बताता, बल्कि हमें सिखाता है कि हमें अपने सिखाने के तरीके को बदलने की जरूरत है। इन नोट्स में एक और स्थिति का जिक्र है, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हाँ, इसमें बच्चा एक जगह टिककर नहीं बैठ पाता, उसका ध्यान आसानी से भटक जाता है और वो बहुत हाइपर एक्टिव होता है। हाँ, और इन बच्चों को अक्सर गलती से शरारती या बदतमीज मान लिया जाता है। सही बात है। जबकि असल में उन्हें अपने आवेगों और ऊर्जा को नियंत्रित करने में न्यूरोलॉजिकल स्तर पर दिक्कत होती है। एक समझदार शिक्षक उसे डांटने की बजाय ऐसी गतिविधियों में लगाएगा जहां उसकी ऊर्जा सही दिशा में इस्तेमाल हो। जैसे क्लास में किताबें बांटने की जिम्मेदारी देना या कोई फिजिकल एक्टिविटी करवाना। बहुत बढ़िया। तो हमने बुद्धि के अलग अलग प्रकारों को समझा और सीखने की चुनौतियों पर भी बात की। अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो सीखने की रफ्तार से जुड़ा है। अधिगम के वक्र यानी लर्निंग कर्व्स। ये ग्राफ हमें दिखाते हैं कि सीखना कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होता। ये बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसे समझना शिक्षकों को बहुत ज्यादा निराशा से बचा सकता है। इन स्रोतों के मुताबिक मुख्य रूप से 3 तरह के वक्र होते हैं। पहला है उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स कर्व। इसमें क्या होता है? इसमें सीखना शुरुआत में बहुत तेज होता है और फिर धीरे धीरे धीमा हो जाता है। जैसे जब हम कोई नया वीडियो गेम खेलना शुरू करते हैं तो शुरू के लेवल जल्दी पार होते हैं, फिर मुश्किल बढ़ जाती है। अच्छा। दूसरा है नतोदर कॉन्केव कर्व, जो इसका उल्टा है। शुरुआत धीमी होती है क्योंकि हम नियम कायदे समझ रहे होते हैं और फिर एक बार समझ आने पर रफ्तार तेज हो जाती है। जैसे साइकिल चलाना सीखना। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण। और तीसरा सबसे अहम है, जहां ज्यादातर शिक्षक और छात्र अटक जाते हैं। पठार यानी प्लेटो। हाँ, तीसरा है पठार, प्लेटो। ये वो स्थिति है जब सीखना कुछ समय के लिए एकदम रुक जाता है, ग्राफ पर एक सीधी लाइन बन जाती है। हम मेहनत करते रहते हैं पर लगता है कोई प्रगति नहीं हो रही। इसकी वजह थकान, बोरियत या प्रेरणा की कमी हो सकती है। और ये पठार सीखने की प्रक्रिया का सबसे निराशाजनक लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा हो सकता है। जरूरी कैसे? मुझे याद है एक छात्र ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री में बहुत अच्छा कर रहा था, पर अचानक उसके अंक गिरने लगे और उसने क्लास में ध्यान देना बंद कर दिया। ये एक क्लासिक पठार था। फिर जब मैंने उससे बात की तो पता चला कि वो सिर्फ सूत्रों को रट रट कर ऊब गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असल जिंदगी में इन त्रिभुजों और वृत्तों का क्या काम है। तो आपने क्या किया? मैंने उसे और पूरी क्लास को एक प्रोजेक्ट दिया, स्कूल के बगीचे का नक्शा बनाना और ये पता लगाना कि कम से कम रास्ते में पूरे बगीचे में पानी कैसे दिया जा सकता है। वाह! अचानक वही पाइथागोरस प्रमेय और कोणों के सिद्धांत उसे दिलचस्प लगने लगे, क्योंकि अब वो उनका व्यवहारिक इस्तेमाल देख पा रहा था। उसका पठार टूट गया। क्या बात है! तो एक शिक्षक के लिए पठार एक अंत नहीं बल्कि एक संकेत है, एक इशारा कि अब पढ़ाने का तरीका बदलने का समय आ गया है। ये एक बेहतरीन उदाहरण। अच्छा तरीका है इसे देखने का। ये कहानी है कि कैसे पिछले कुछ दशकों में भारत ने अपने बच्चों को पढ़ाने का तरीका बदलने की एक बहुत गहरी कोशिश की है। बिल्कुल।
ये जो नोट्स है ना, NCF 2005, RT 2009 और NEP 2020, ये अलग-अलग दस्तावेज नहीं हैं। नहीं, ये एक ही कहानी के 3 बहुत जरूरी अध्याय आप कह सकते हैं। हाँ, पहला अध्याय एक सपना देखना कि पढ़ाई हो तो कैसी हो। दूसरा, उस सपने को हर बच्चे का कानूनी हक बनाना। और तीसरा अध्याय है उस सपने को आज की मतलब 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से अपडेट करना। और इन सबके बीच में एक सवाल है कि एक बच्चा सीखने के लिए तैयार होता कैसे है, रखता है। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है 2005 से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF, इसका नारा ही मतलब अपने आप में एक क्रांति था। शिक्षा बिना बोझ के। ये सुनते ही मेरे मन में तो अपने स्कूल के दिनों का वो भारी भरकम बस्ता याद आ जाता है। हम सबके मन में वही तस्वीर आती है। एनसीएफ ने बेसिकली उसी सोच पर हमला किया। उसने कहा कि ज्ञान किताबों के वजन से नहीं बल्कि सीखने की खुशी से मिलता है। ये एक दार्शनिक दस्तावेज था जिसने पूछा, भाई हम बच्चों को सिखाएं कैसे? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनी इस कमिटी ने रटने वाली शिक्षा को सीधी चुनौती दी। और इसे लागू करने के लिए उन्होंने 5 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए, जिसका एक्रोनिम है LREAD। तो L से शुरू करते हैं, लाइफ, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। पर इसका मतलब क्या ये है कि टीचर हर पाठ के लिए बच्चों को स्कूल के बाहर ले जाए? ये कितना प्रैक्टिकल है? ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, इसका मतलब हर दिन फील्ड ट्रिप पर जाना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है क्लासरूम की दीवारों को तोड़ना। मतलब अगर आप गणित में लाभ हानि पढ़ा रही हैं तो उसे किराने की दुकान के उदाहरण से समझाइए। अच्छा। अगर विज्ञान में पौधों के बारे में बता रहे हैं तो स्कूल के बगीचे में जो पेड़ है उसे एक जीता जागता उदाहरण बनाइए। जब बच्चा अपने ज्ञान को अपनी दुनिया में इस्तेमाल होते हुए देखता है ना, तो वो ज्ञान उसका अपना हो जाता है, किताब का नहीं रहता। सही बात है। और R का मतलब था रोट लर्निंग, यानी रटने से मुक्ति। पर हमारे परीक्षा सिस्टम में तो आज भी बहुत कुछ याददाश्त पर ही निर्भर करता है ना? और एनसीएफ इसी दोहरेपन को खत्म करना चाहता था। उसने कहा कि बच्चों को जानकारी का गोदाम मत बनाओ, उन्हें सोचना सिखाओ, सवाल पूछना सिखाओ। जवाब रटाना शिक्षा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मतलब मानसिक बदलाव था, शिक्षकों और माता पिता दोनों के लिए। दस्तावेज में तो यहाँ तक लिखा है कि रटना पाप है। अच्छा, पाप, ये तो काफी मजबूत शब्द है। यहाँ पर तो एक शिक्षक की भूमिका ही पूरी तरह बदल जाती है। वो अब एक बॉस नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। एनसीएफ ने शिक्षक के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, सुगमकर्ता। फैसिलिटेटर। हाँ। ये शब्द बहुत गहरा है। सुगमकर्ता मतलब जो रास्ता सुगम बनाए, आसान बनाए। वो ज्ञान का स्रोत नहीं है, वो एक गाइड है जो बच्चे को ज्ञान तक पहुंचने में मदद करता है। वो बच्चों के साथ मिलकर सीखता है। ये एक लोकतांत्रिक क्लासरूम की कल्पना है, जो LRED के आखिरी D यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज से आता है। एग्जैक्टली, जहां हर बच्चे की आवाज का सम्मान हो। तो NCF ने एक बहुत ही आदर्शवादी, एक खूबसूरत सपना दिखाया। लेकिन एक सपना तो सिर्फ एक दस्तावेज ही रहता है, जब तक उसे जमीन पर उतारने के लिए कोई कानूनी ताकत न मिले। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कोई भी आइडिया कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे लागू करने के लिए एक सिस्टम में कानून चाहिए होता है। और यहीं से कहानी अपने दूसरे अध्याय में जाती है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RTE। ये एनसीएफ के कैसे पढ़ाएं के सवाल से आगे बढ़कर बच्चे का हक क्या है का जवाब देता है। और ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसने 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर अधिकार बना देने का मतलब क्या था असल में? इसका मतलब था कि अब बच्चे को स्कूल भेजना सिर्फ माता पिता की मर्जी नहीं है, ये सरकार का कानूनी दायित्व है। अगर कोई बच्चा स्कूल से बाहर है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे स्कूल तक लाए और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दे। अच्छा। और दिव्यांग बच्चों के लिए तो ये उम्र सीमा 6 से 18 साल तक कर दी गई, जो एक बहुत बड़ा कदम था। RT ने कुछ ऐसे नियम भी बनाए जिन्होंने स्कूलों के काम करने का तरीका ही बदल दिया, जैसे शारीरिक दंड पर पूरी तरह से रोक। हाँ, और ये सीधा एनसीएफ के डर मुक्त माहौल वाले सपने को कानूनी जामा पहनाता है। RTE की धारा 17 साफ कहती है कि बच्चे को किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक दंड देना एक अपराध है। मतलब मुर्गा बनाना अब गैरकानूनी है? हाँ, वो दिन कानूनी तौर पर खत्म हो गए। इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत सीधा है, जिसे मैस्लो भी समझाते हैं। एक डरा हुआ बच्चा कभी सीख नहीं सकता।
उसका दिमाग अपनी सुरक्षा में लगा रहता है, पढ़ाई में नहीं। और एक और नियम था जिस पर बहुत बहस हुई थी, नो डिटेंशन पॉलिसी, मतलब कक्षा 8 तक किसी को फेल नहीं करना। आलोचकों ने कहा कि इससे तो बच्चे और टीचर दोनों लापरवाह हो गए। ये एक जटिल मुद्दा था। देखिए, इस नीति के पीछे की भावना बहुत अच्छी थी। आंकड़े ये बताते थे कि बच्चे, खासकर गरीब परिवारों से, फेल होने पर स्कूल छोड़ देते थे, हमेशा के लिए। ओके, तो नो डिटेंशन का मकसद था बच्चों को सिस्टम में बनाए रखना। लेकिन ये भी सच है कि इसके लागू होने में कुछ कमियां रही। एक अच्छी मूल्यांकन प्रणाली के बिना इसे लागू करने से सीखने का स्तर प्रभावित हुआ। बाद में इसमें संशोधन भी हुए। ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे एक अच्छी नीति भी सही तैयारी के बिना उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं दे पाती। और आरटीई ने शिक्षकों की जिम्मेदारियों को भी साफ साफ बताया, जैसे छात्र शिक्षक अनुपात। ये तो परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर यानी कक्षा 1 से 5 तक ये 30 बच्चों पर एक शिक्षक है, 30.1। 30.1। और उच्च प्राथमिक मतलब कक्षा 6 से 8 तक 35 बच्चों पर एक शिक्षक। साथ ही शिक्षकों के लिए हफ्ते में कम से कम 45 घंटे काम करना अनिवार्य किया गया, जिसमें पढ़ाने के साथ साथ तैयारी का समय भी शामिल है। तो एमसीएफ ने सपना दिखाया, आरटीई ने उसे कानूनी हक बना दिया। लेकिन 2009 के बाद से दुनिया बहुत तेजी से बदली। इंटरनेट, स्मार्टफोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नौकरियों का पूरा स्वरूप ही बदल गया। हमारा एजुकेशन सिस्टम इसके लिए तैयार था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम 1986 में बनी नीति पर चल रहे थे। सोचिए, 34 साल बहुत लंबा समय होता है। हमें एक ऐसी शिक्षा नीति की जरूरत थी जो बच्चों को सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए तैयार करे। और यहीं से कहानी के तीसरे और सबसे ताज़ा अध्याय की शुरुआत होती है, नई शिक्षा नीति 2020। और इसका सबसे बड़ा बदलाव तो स्कूल की संरचना में ही कर दिया गया। ये जो 10+2 का सिस्टम था, उसे पूरी तरह से 5+3+3+4 में बदल दिया। ये सिर्फ नंबरों का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी सोच है? नहीं नहीं, इसके पीछे बच्चे के विकास की गहरी समझ है। पहला 5 साल फाउंडेशन स्टेज, जो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है, ये वो उम्र है जब बच्चे का 85% दिमागी विकास होता है। अच्छा। इसलिए यहाँ कोई भारी भरकम किताबें नहीं, कोई परीक्षा नहीं, सिर्फ खेल, कहानियां, संगीत। मकसद है बच्चे के अंदर सीखने की एक मजबूत नींव डालना। और उसके बाद का जो मिडिल स्टेज है, कक्षा 6 से 8, वो मुझे सबसे क्रांतिकारी लगता है। कक्षा 6 के बच्चे को कोडिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे बढ़ईगिरी सिखाना, ये थोड़ा जल्दी नहीं है? देखिए, इसके पीछे सोच ये नहीं है कि हर बच्चे को कोडर या बढ़ई बनाना है। सोच ये है कि किताबी ज्ञान और असल दुनिया के हुनर के बीच की दीवार को गिराना है। कोडिंग बच्चों को लॉजिकल थिंकिंग सिखाती है, बढ़ईगिरी उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती है। ये पढ़ाई और काम को बराबर का सम्मान देना है। और आखिरी 4 साल में तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की धाराओं को ही खत्म कर दिया गया है। मतलब एक छात्र फिजिक्स के साथ इतिहास भी पढ़ सकता है। हाँ, बिल्कुल, यही तो आजादी है। अब सिस्टम तय नहीं करेगा कि आप क्या पढ़ेंगे। आप अपनी रुचि के हिसाब से अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और एक और बड़ी बात, कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाने पर जोर देना। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रिसर्च साफ कहती है कि बच्चे अपनी भाषा में सबसे अच्छी तरह सीखते हैं। ये रटने के बजाय गहरी समझ पर आधारित शिक्षा की ओर एक ठोस कदम है। और मूल्यांकन के लिए भी परख नाम की एक नई संस्था बनाई गई है, राइट? जी, और रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री बनाया गया है। मतलब अब सिर्फ टीचर नहीं बताएगा कि बच्चा कैसा है, बच्चा खुद अपना मूल्यांकन करेगा, उसके दोस्त उसका मूल्यांकन करेंगे। इससे बच्चों में आत्मविश्लेषण का कौशल विकसित होगा। पूरी नीति का सार है हाउ टू लर्न सिखाना, यानी सीखना कैसे है। तो हमने सिस्टम की बात की, कानूनों की बात की, नई संरचना की बात की, लेकिन इन सब के केंद्र में जो एक बच्चा क्लासरूम में बैठा है, अगर वो सीखने के लिए अंदर से ही प्रेरित ना हो तो दुनिया की सबसे अच्छी नीति भी फेल हो जाएगी। निश्चित रूप से। और यहीं पर अब्राहम मैस्लो का अभिप्रेरणा का पिरामिड इस पूरी तस्वीर को पूरा करता है। यह सिद्धांत हमें समझाता है कि कोई भी इंसान, चाहे बच्चा हो या बड़ा, काम करने के लिए प्रेरित क्यों होता है। मैस्लो कहते हैं हमारी जरूरतें एक पिरामिड की तरह 5 स्तरों में होती हैं, एक के ऊपर एक। हाँ, और जब तक नीचे के स्तर की जरूरत पूरी नहीं होती, हम ऊपर के स्तर के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो पिरामिड के सबसे निचले तल पर क्या है? सबसे बेसिक जरूरत। शारीरिक जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, नींद, पानी।
अब आप सोचिए, जो बच्चा घर से भूखा आया है, आप उसे क्लास में न्यूटन के नियम कैसे समझा सकते हैं? नामुमकिन है। उसका दिमाग तो सिर्फ रोटी के बारे में सोचेगा। हमारी जो मिड डे मील योजना है ना, वो सिर्फ एक पोषण योजना नहीं है। वो मैस्लो के पिरामिड के पहले स्तर को पूरा करने की कोशिश है, ताकि बच्चा सीखने के लिए तैयार हो सके। सही बात है। और जब पेट भरा हो तब इंसान क्या चाहता है? तब वो सुरक्षा चाहता है, सेफ्टी नीड्स, शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा। उसे एक ऐसा स्कूल चाहिए जहां उसे किसी बात का डर ना हो। आरटी का वो शारीरिक दंड पर रोक लगाने वाला कानून, वो सीधे सीधे इसी जरूरत को पूरा करता है। अगर बच्चा टीचर से डरेगा तो वो कभी सवाल नहीं पूछेगा और उसकी सीखने की प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी। और जब बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, उसके बाद तब उसे प्यार और अपनापन चाहिए, लव एंड बिलोंगिंगनेस। उसे महसूस होना चाहिए कि उसके दोस्त हैं, उसके टीचर उसे पसंद करते हैं। एनसीएफ का ग्रुप प्रोजेक्ट्स पर जोर देना इसी जरूरत को पूरा करता है, ताकि वो टीम में काम करना सीखें और एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करें। इसके बाद आता है सम्मान। हाँ, एस्टीम नीड्स। बच्चा चाहता है कि उसकी इज्जत हो, उसकी पहचान बने। जब एक टीचर क्लास में किसी बच्चे के काम की तारीफ करता है या उसे मॉनिटर जैसी कोई जिम्मेदारी देता है, तो उसकी ये जरूरत पूरी होती है। और पिरामिड के सबसे ऊपर शिखर पर है आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वो मंजिल है जहां इंसान अपनी पूरी क्षमता को हासिल करता है। वो जो कुछ भी बन सकता है वो बनता है। एक कलाकार, एक वैज्ञानिक, एक अच्छा इंसान। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए। और एनईपी का छात्रों को अपने विषय खुद चुनने की आज़ादी देना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। तो ये सिर्फ नीतियां नहीं है, ये बच्चे को एक इंसान के तौर पर समझने और उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए उसे सीखने में मदद करने का एक पूरा दर्शन है। शुरू से शुरू करते हैं। मेरे मन में पहला सवाल यही आता है कि हमें मूल्यांकन के इस नए जटिल से लगने वाले सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? पहले का तरीका कितना आसान था। हाँ, साल के अंत में एक परीक्षा और नतीजा पास या फेल, सीधी बात। वो तरीका सीधा जरूर था, पर शायद सही नहीं था। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मतलब आरटी 2009 ने इसी पुरानी सोच को चुनौती दी। अच्छा। उसने कहा कि शिक्षा का मकसद बच्चों पर पास या फेल का ठप्पा लगाना नहीं है। मकसद ये सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा सीखे और आगे बढ़े। और इसी सोच से जन्म हुआ सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी सीसीई का। CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये दो शब्द सतत और व्यापक सुनने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, पर इनका असल में मतलब क्या होता है क्लासरूम में? बहुत अच्छा सवाल है। चलिए पहले सतत यानी कॉन्टिन्यूअस को पकड़ते हैं। इसका मतलब है कि मूल्यांकन कोई एक घटना नहीं है जो साल के अंत में होगी। यह एक प्रक्रिया है जो शिक्षण के साथ साथ पूरे साल चलती रहती है। जैसे टीचर पढ़ाते हुए बच्चों के चेहरे देखकर समझ जाता है कि किसे समझ आ रहा है, किसे नहीं। अच्छा। क्लास में कोई सवाल पूछ लेना, एक छोटा सा ग्रुप डिस्कशन करा देना, ये सब सतत मूल्यांकन का ही हिस्सा है। इसका मकसद बच्चे को नंबर देना नहीं, बल्कि पढ़ाने के तरीके में तुरंत सुधार लाना है। तो ये एक तरह का रियल टाइम फीडबैक लूप हो गया। और दूसरा शब्द व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव। इसका मतलब सिर्फ सिलेबस के बाहर की चीजें पूछना तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यापक का दायरा बहुत बड़ा है। ये कहता है कि हमें बच्चे के विकास के सिर्फ एक पहलू को नहीं देखना है, मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान, जिसे शैक्षिक पक्ष कहते हैं। हाँ, शैक्षिक पक्ष। हमें उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को देखना है। इसमें उसका सह शैक्षिक पक्ष भी आता है, जैसे वो क्लास में दूसरे बच्चों की मदद करता है या नहीं, ग्रुप एक्टिविटी में उसका व्यवहार कैसा है, खेलकूद में कैसा है। बिल्कुल, ये सारी चीजें उसके विकास का हिस्सा हैं। सीसीई मानता है कि एक अच्छा छात्र सिर्फ वो नहीं जिसके 90% मार्क्स आते हैं, बल्कि वो है जिसका सर्वांगीण विकास हो रहा हो। ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, पर क्या इसे असल में लागू करना स्कूलों के लिए आसान था? क्योंकि मुझे लगता है इससे शिक्षकों का काम बहुत बढ़ गया होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जब सीसीई लागू हुआ तो ये स्कूलों और शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कई शिक्षकों को लगा कि उनका पढ़ाने का समय तो कम हो गया है और कागजी काम मतलब रिपोर्ट और रिकॉर्ड बनाने का काम अचानक से 10 गुना बढ़ गया है। तो हाँ, इरादा बहुत नेक था, पर इसे जमीन पर उतारने में काफी मुश्किलें आईं। समझ गया। अब उस हिस्से पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और यूपी टेट सीटेट में सवाल भी यहीं से बनते हैं। ये दो शब्द रचनात्मक
और योगात्मक मूल्यांकन। फॉर्मेटिव और समेटिव। हाँ, ये सुनने में भाई भाई लगते हैं, पर इनके काम बिल्कुल अलग हैं। हाँ, और इनके अंतर को समझना ही सबसे जरूरी है। देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम सुधार का मूल्यांकन कह सकते हैं। ये हमेशा पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान होता है। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस। हाँ, इसका एकमात्र उद्देश्य ये पता लगाना है कि बच्चे को सीखने में कहाँ दिक्कत आ रही है, ताकि उस कमी को तुरंत दूर किया जा सके। इसे जजमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमारे नोट्स में इसे समझाने के लिए एक बड़ा मजेदार उदाहरण दिया गया है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई शेफ खाना बना रहा हो। हाँ और वो उसे बनाते बनाते बीच बीच में चखता रहता है। हाँ, क्यों? ताकि अगर नमक कम है या मसाला ज्यादा है तो उसे मेहमान के सामने परोसने से पहले ठीक किया जा सके। यही तो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। परोसने से पहले सुधार करना। वाह, ये उदाहरण तो कभी नहीं भूलेगा। क्लास में टीचर का अचानक कोई सवाल पूछ लेना या बच्चों को थम्स अप या थम्स डाउन करके बताने को कहना कि कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं, ये सब खाना चखने जैसा ही है। तो फिर योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव असेसमेंट क्या हुआ? क्या ये मेहमान को खाना परोसने जैसा है? एकदम। समेटिव असेसमेंट सत्र या कोर्स के अंत में होता है, जैसे हमारी अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा। इसका उद्देश्य सुधार करना नहीं, बल्कि ये फैसला देना है कि बच्चे ने उस कोर्स में कितना सीखा। मतलब आप खाना मेहमान की प्लेट में पहुंच चुका है। बिल्कुल। अब अगर नमक कम है तो कुछ नहीं हो सकता। मेहमान अब अपना फैसला सुनाएंगे कि खाना अच्छा था या नहीं। इसीलिए योगात्मक मूल्यांकन का स्वभाव जजमेंटल होता है। ये आपको ग्रेड देता है, रैंक बताता है, पास या फेल घोषित करता है। तो एक तरह से फॉर्मेटिव है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी सीखने में मदद के लिए आकलन, और समेटिव है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी ये देखने के लिए कितना सीखा गया। आपने खुद ही अगले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ इशारा कर दिया है। ये जो 3 वाक्यांश हैं, असेसमेंट फॉर, ऑफ और एज लर्निंग, ये सीटीटी के हर पेपर की जान है। और इनमें जरा सा भी कंफ्यूजन सीधे सीधे एक नंबर कटवा सकता है ना? बिल्कुल। आकलन ये पूरी तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही दूसरा नाम है। अच्छा। इसका कीवर्ड है फॉर, यानी के लिए। जब भी मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाना हो, तो वो फॉर लर्निंग है। ये पढ़ाने के दौरान होता है, ये जानने के लिए कि बच्चों को कहाँ मदद चाहिए। ठीक है, ये तो साफ है। अब आते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग पर। ओएफ का क्या मतलब है यहाँ? ओएफ को आप एंड ऑफ से याद रख सकते हैं। मूव। अच्छा। ये हमेशा प्रक्रिया के अंत में होता है। ये समेटिव है। ये बस ये बताता है कि सीखने का परिणाम क्या रहा। आपका फाइनल रिपोर्ट कार्ड या ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद मिलने वाला लाइसेंस, ये सब असेसमेंट ऑफ लर्निंग के उदाहरण हैं। तो फॉर मतलब सुधार के लिए, ऑफ मतलब अंत में। ये ट्रिक अच्छी है, लेकिन एक तीसरा भी है जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगता है, असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के रूप में आकलन। हाँ, ये क्या भला है? इसमें एएस का क्या मतलब है? ये सबसे दिलचस्प और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। यहाँ एएस का मतलब है सेल्फ, यानी स्वयं। सेल्फ। हाँ, असेसमेंट एज लर्निंग में मूल्यांकन कोई बाहरी व्यक्ति जैसे टीचर नहीं करता। यहाँ बच्चे खुद अपने सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करते हैं। जब एक बच्चा अपना लिखा हुआ निबंध दोबारा पढ़कर उसमें गलतियां ढूंढता है, या जब बच्चे ग्रुप में एक दूसरे को फीडबैक देते हैं, बिल्कुल, तो वो सिर्फ मूल्यांकन नहीं कर रहे होते, बल्कि उस प्रक्रिया में वो सीख भी रहे होते हैं। यहाँ मूल्यांकन और सीखना एक ही सिक्के के 2 पहलू बन जाते हैं। अच्छा। यह बच्चों में मेटाकॉग्निशन, यानी अपने सीखने के बारे में सोचने की क्षमता विकसित करता है। वो खुद से सवाल पूछना सीखते हैं। मुझे ये समझ क्यों नहीं आया, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। और जो बच्चा यह सीख गया, वो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाता है। ठीक है, तो एक टीचर ने फॉर्मेटिव असेसमेंट किया, उसे पता चला कि क्लास के कुछ बच्चों को कोई खास टॉपिक समझ नहीं आया है। अब क्या? यहीं पर शायद निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की भूमिका आती है। बिल्कुल। मैंने नोट्स में डॉक्टर वाला उदाहरण देखा है, शायद उससे इसे आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, डॉक्टर वाला उदाहरण इसके लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। ये एक 2 कदमों वाली प्रक्रिया है। पहला कदम है निदानात्मक परीक्षण, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोसिस। हाँ, जैसे डॉक्टर बीमारी का इलाज करने से पहले उसका निदान करता है, वैसे ही टीचर बच्चे की सीखने की समस्या का निदान करता है। पर डॉक्टर के पास तो ब्लड टेस्ट, एक्सरे जैसी मशीनें होती हैं, टीचर के पास क्या होता है? बहुत जरूरी सवाल है ये। टीचर के पास होती है उसकी अवलोकन की शक्ति और सही सवाल पूछने की कला। ये क्या देना कि बच्चे को गणित समझ नहीं आ रही, ये निदान नहीं है। ये तो बस एक लक्षण है। सही कहा,
ये बस एक लक्षण है। असली निदान ये पता लगाना है कि क्यों समझ नहीं आ रही। क्या उसे पहाड़े याद नहीं है? क्या उसे हासिल लेने यानी कैरी ओवर का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया? जब टीचर इस क्यों तक पहुंच जाता है तब असली निदान होता है। तो ट्रिक है निदान बराबर कारण जानना। और एक बार जब कारण पता चल गया, मान लीजिए कि बच्चे को हासिल लेने में दिक्कत है, तब आता है दूसरा कदम। हाँ, तब आता है दूसरा और सबसे जरूरी कदम, उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमीडियल टीचिंग। उपचार का मतलब ही है इलाज। अब जब बीमारी पता चल गई है तो डॉक्टर सही दवा देता है। उसी तरह टीचर उस बच्चे के लिए एक खास टीचिंग प्लान बनाता है। वो शायद उस कॉन्सेप्ट को एक नए तरीके से, कुछ ठोस चीजों का इस्तेमाल करके दोबारा सिखाएगा। और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि उपचार निदान के बाद ही होता है। यह प्रक्रिया तो अब बिल्कुल साफ हो गई। तो अब जब हमने ये जान लिया कि मूल्यांकन कैसे और क्यों होता है, तो उन उपकरणों पर भी बात कर लेते हैं जो टीचर्स इस सब के लिए इस्तेमाल करते हैं। नोट्स में 2 नाम बार-बार आ रहे हैं, पोर्टफोलियो और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड। हाँ, ये नाम सुनने में बहुत अकादमिक लगते हैं। हाँ, इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। पोर्टफोलियो को आप बच्चे की बेस्ट वर्क्स की फाइल समझ सकते हैं। अच्छा, बेस्ट वर्क्स। हाँ, ये एक निश्चित समय में बच्चे द्वारा किए गए सबसे अच्छे कामों का एक कलेक्शन होता है। इसमें उसकी कोई बहुत सुंदर ड्राइंग हो सकती है, कोई ऐसा टेस्ट जिसमें उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हो। इसका मकसद बच्चे की क्रमिक उन्नति दिखाना है। तो ये एक तरह से बच्चे की सफलताओं की एल्बम है। तो फिर उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड क्या है? उपाख्यान का मतलब शायद कोई किस्सा होता है। बिल्कुल। उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड में टीचर बच्चे के जीवन की किसी खास घटना या किस्से को संक्षिप्त में नोट करता है। ये बच्चे के व्यवहार का एक वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव ब्यौरा होता है, जिसमें टीचर अपनी राय नहीं लिखता। हाँ, ये घटना सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। जैसे टीचर लिख सकता है, आज लंच के समय राहुल ने देखा कि रिया अपना टिफिन घर भूल गई है, तो उसने अपना आधा खाना उसके साथ बांटा। अच्छा, तो ये बच्चे के अकादमिक प्रदर्शन के बारे में नहीं, बल्कि उसके सामाजिक और व्यक्तिगत गुणों के बारे में बताता है। एकदम। मुझे याद है मेरी एक स्टूडेंट थी जो मैथ्स में बहुत तेज थी, पर क्लास में कभी एक शब्द नहीं बोलती थी। उसके रिपोर्ट कार्ड में हमेशा शांत और शर्मीली लिखा जाता था। पर उसके उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड से पता चला कि वो प्लेग्राउंड में छोटे बच्चों के ग्रुप्स को गेम के नियम समझाती थी और उनके झगड़े सुलझाती थी। ये जानकारी उसके रिपोर्ट कार्ड में कभी नहीं आ पाती, पर यह उसके व्यक्तित्व को समझने के लिए कितनी जरूरी थी। तो संक्षेप में, पोर्टफोलियो बच्चे की अकादमिक प्रगति का कलेक्शन है और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड उसके व्यवहार की खास घटनाओं का। दोनों मिलकर बच्चे की एक व्यापक तस्वीर करते हैं। और वो पत्थर है एक बहुत ही बुनियादी फर्क को समझना जिस पे पूरी इमारत टिकी है। तो सबसे पहले इस बड़े विचार को पकड़ते हैं, समावेशी शिक्षा। इसकी नींव में 2 शब्द है जो सुनने में एक जैसे लगते पर है जमीन आसमान जितने अलग। समानता यानी इक्वालिटी और समता एक्विटी। अक्सर एग्जाम में इन दोनों के बीच का फर्क ही सवाल बनकर आ जाता है। हाँ, और ये सिर्फ किताबी फर्क नहीं है, ये सोच का फर्क है। समानता का मतलब है हर किसी को एक ही चीज देना। मान लीजिए एक दीवार के पार मैच हो रहा है और 3 लोग हैं, एक लंबा, एक औसत कद का और एक छोटा। समानता के नाते आपने तीनों को 1-1 फुट का बॉक्स दे दिया। ठीक है। लंबे वाले को तो वैसे ही दिख रहा था, औसत वाले को अब दिखने लगा, पर छोटा वाला अभी भी नहीं देख पा रहा है। नतीजा? आपकी मदद के बावजूद एक बच्चा पीछे रह गया। समझ गई। मतलब सबको एक ही लाठी से हाँकने जैसा हुआ। तो फिर समता यहाँ क्या करेगी? समता जरूरत को पहचानती है। समता देखेगी कि किसे कितनी मदद की जरूरत है। वो लंबे वाले को कोई बॉक्स नहीं देगी, औसत वाले को 1 बॉक्स देगी और छोटे वाले को 2 बॉक्स देगी, ताकि तीनों एक बराबर आकर मैच देख सके। एग्जैक्टली। लक्ष्य चीजों को बराबर बांटना नहीं, बल्कि नतीजा सबके लिए बराबर करना है। समावेशी शिक्षा इसी समता के सिद्धांत पर खड़ी है। ये बात दिमाग में बैठ गई, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था हमेशा से ऐसी तो नहीं थी। हम इस समता वाली सोच तक पहुंचे कैसे? मुझे याद है पहले तो दिव्यांग बच्चों के लिए अलग ही स्कूल हुआ करते थे। बिल्कुल, और वो इस सफर का पहला और सबसे पुराना पड़ाव था। पृथक शिक्षा, सेग्रीगेटेड एजुकेशन। सोच ये थी कि इन बच्चों की जरूरतें अलग हैं तो इन्हें अलग ही पढ़ाया जाए। नतीजा ये हुआ कि ये बच्चे समाज की मुख्य धारा से पूरी तरह कट गए
और एक हम और वो की दीवार खड़ी हो गई जो आज तक हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद चीजें थोड़ी बदलीं और एकीकृत शिक्षा का दौर आया, पर क्या वो काफी था? वो एक कदम आगे जरूर था, पर मंजिल नहीं थी। एकीकृत शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन में हमने उन बच्चों को सामान्य स्कूलों में दाखिला तो दे दिया। हाँ, कि अब तुम खुद को एडजस्ट कर लो। हाँ, कहा देखो स्कूल तो ऐसे ही रहेगा, अब तुम खुद को इसके हिसाब से ढाल लो। यानी हमने बच्चे को सिस्टम में फिट करने की कोशिश की। अगर तीसरी मंजिल पर लाइब्रेरी है और बच्चा व्हीलचेयर पर है, तो यह बच्चे की समस्या मानी गई, स्कूल की नहीं। मतलब हमने दरवाजा तो खोला पर अंदर आने का रास्ता नहीं बनाया। हाँ, और यहीं पर समावेशी शिक्षा का असली रोल आता है ना? एकदम सही। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि अगर बच्चा सिस्टम में फिट नहीं हो रहा, तो बच्चे में नहीं, सिस्टम में खराबी है। सिस्टम को बदलो। सिस्टम को बदलो, बच्चे के लिए रैंप बनाओ, सिलेबस को लचीला बनाओ, पढ़ाने के तरीके बदलो। यहाँ हम बच्चे को सिस्टम के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम को बच्चे के लिए बदलते हैं। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं, एक क्रांति है। तो अब जब हमने अपने आदर्श क्लासरूम की नींव और उसका डिजाइन समझ लिया है, तो देखते हैं कि इस क्लासरूम में कौन-कौन आ रहा है। क्योंकि हर तरह के बच्चे कहने में तो आसान है, पर हकीकत में इसका मतलब क्या है? चलिए कुछ खास तरह के बच्चों की बात करते हैं, जिनसे जुड़े सवाल सीधे परीक्षा में आते हैं। शुरुआत करते हैं प्रतिभाशाली बच्चों, गिफ्टेड चिल्ड्रन से। प्रतिभाशाली बच्चे यानी जिनका IQ 140 से ऊपर होता है। ये वो बच्चे हैं जो क्लास का काम 10 मिनट में खत्म करके बाकी 30 मिनट पूरी क्लास को परेशान कर सकते हैं। हाँ, ये तो होता है। इनकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। अगर एक टीचर इनकी ऊर्जा को सही दिशा ना दे, तो ये क्लास के लिए एक चुनौती बन सकती है। तो एक टीचर इस चुनौती को अवसर में कैसे बदले? उन्हें एडवांस टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दे? जरूरी नहीं। सबसे अच्छा तरीका है संवर्धन कार्यक्रम, एनरिचमेंट प्रोग्राम्स। इसका मतलब है उन्हें उसी टॉपिक पर ज्यादा गहरा या मुश्किल काम देना। जैसे अगर बाकी बच्चे 2 अंकों का जोड़ सीख रहे हैं, तो आप उसे एक इबारती सवाल मतलब वर्ड प्रॉब्लम दे सकते हैं, जिसमें वही कॉन्सेप्ट लग रहा हो। अच्छा। या उसे क्लास लाइब्रेरी को मैनेज करने या किसी ग्रुप प्रोजेक्ट का लीडर बनाने की जिम्मेदारी दे सकते हैं। इससे उसकी ऊर्जा भी लगेगी और नेतृत्व क्षमता भी बढ़ेगी। ये दिलचस्प है। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो शायद परीक्षा में टॉप न करें, पर जिनकी सोच सबसे अलग होती है। सृजनात्मक बच्चे, क्रिएटिव चिल्ड्रन। ये वो हैं जो रटने के बजाय हमेशा कुछ नया सोचते हैं। हमारा सिस्टम अक्सर ऐसे बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाता। आपने बहुत जरूरी बात कही। इन बच्चों की सोच को कहते हैं अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी एक समस्या के 1000 समाधान सोचना। जबकि हमारा पूरा परीक्षा सिस्टम अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग पर बना है, जहां एक सवाल का एक ही सही जवाब होता है। एक टीचर के लिए ये सबसे बड़ी लड़ाई है। बच्चे को परीक्षा के लिए तैयार करें या जिंदगी के लिए। तो इस लड़ाई को क्लासरूम में कैसे जीता जाए? हम उनकी आउट ऑफ द बॉक्स सोच को कुचलने से कैसे बचें? इसका सबसे मजेदार तरीका है मस्तिष्क उद्वेलन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। बच्चों को एक टॉपिक दीजिए, जैसे अगर स्कूल में दीवारें नहीं होती तो, और फिर उन्हें बिना किसी रोक टोक के आइडिया देने दीजिए। कोई आइडिया बकवास नहीं होता, कोई आइडिया छोटा नहीं होता, कोई भी आइडिया। हाँ, मुझे याद है एक बार एक बच्चे ने मेरा पालतू जानवर पर निबंध में अपने पालतू बादल के बारे में लिख दिया था। वाह। पहली प्रतिक्रिया थी कि ये क्या मजाक है, पर फिर मैंने सोचा ये तो सृजनात्मकता की मिसाल है। मैंने उसे डांटने के बजाय पूछा, अच्छा तो बताओ तुम्हारा बादल बारिश के दिनों में कैसा दिखता है? बस यही सोच का फर्क लाना है। वाह, ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, एक नजरिया है। अब कुछ शारीरिक चुनौतियों की बात करते हैं। मान लीजिए क्लास में एक दृष्टिबाधित, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है। एक शिक्षक के तौर पर पहली 3 चीजें क्या होनी चाहिए जो तुरंत लागू की जाएं? सबसे पहली, उस बच्चे को आगे बैठाएं ताकि वो आवाज साफ सुन सके। ठीक है। दूसरी, ब्लैक बोर्ड पर जो भी लिखें उसे साथ साथ जोर से बोलें। यह सिर्फ उस एक बच्चे के लिए नहीं बल्कि पूरी क्लास के लिए फायदेमंद है। सही बात है। और तीसरी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। लेकिन 2 चीजें जो परीक्षा में पूछी जाती हैं वो है ब्रेल लिपि, ब्रेल स्क्रिप्ट। हाँ, जो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिल्कुल, जिसे लुइस ब्रेल ने बनाया था। और दूसरा, भूगोल जैसे विषयों के लिए टैक्टाइल मैप यानी उभरे हुए नक्शों का इस्तेमाल। और अगर क्लास में श्रवण बाधित बच्चा है जिसे सुनने में दिक्कत है, वहां तो बोलकर पढ़ाना काफी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। वहां सबसे जरूरी है आई कांटेक्ट। शिक्षक को हमेशा बच्चे की तरफ चेहरा करके बात करनी चाहिए ताकि वो होंठ पढ़कर लिप रीडिंग से समझ सकें।
अगर आप बोर्ड की तरफ मुंह करके बोलेंगे तो इस बच्चे के लिए आपकी आवाज और चुप्पी में कोई फर्क नहीं है। सही। साथ ही जहां जरूरत हो इशारों की भाषा साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करें और ऑडियो मटेरियल के साथ साथ विजुअल मटेरियल जैसे चार्ट्स, वीडियो और मॉडल्स का भरपूर इस्तेमाल करें। तो हमने अपने क्लासरूम की नींव रखी, डिज़ाइन बनाया और अलग-अलग तरह के बच्चों का स्वागत करने की तैयारी भी कर ली। लेकिन हर अच्छी इमारत को कुछ कानूनी नियमों का पालन करना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में वो मजबूत कानूनी ढांचा क्या है? मेरा इशारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की तरफ है। हाँ, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक अधिकार पत्र है। इसने 1995 के पुराने कानून की जगह ली है और इसमें हुए बदलाव सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, वे एक बड़ी सोच को दर्शाते हैं। जैसे कि विकलांगता के प्रकार को 7 से बढ़ाकर 21 कर देना। ये सिर्फ एक नंबर का खेल तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। 7 से 21 तक का सफर ये दिखाता है कि समाज अब विकलांगता को सिर्फ हाथ पैर की अक्षमता के तौर पर नहीं देखता। इसमें एसिड अटैक पीड़ित, बौनापन और सीखने की अक्षमताओं, लर्निंग डिसेबिलिटीज जैसी चीजों को शामिल करना, ये स्वीकार करना है कि बाधाएं सिर्फ शारीरिक नहीं, सामाजिक और मानसिक भी होती हैं। अच्छा। ये कानून सिस्टम को मजबूर करता है कि वो उन लोगों को पहचाने और मदद करें जिन्हें वो पहले अनदेखा कर रहा था। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी 3% से 4% कर दिया गया। जी, और ये सिर्फ 1% का इजाफा नहीं है, ये एक संदेश है। जब आपने परिभाषा का दायरा बढ़ाया है तो आपको अवसर का दायरा भी बढ़ाना होगा। ये कानून कहता है कि समावेशन सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि जिंदगी के हर पड़ाव पर, नौकरी में, समाज में, हर जगह होना चाहिए। जरूरी है। ये बिल्कुल साफ हो गया। तो बिल्डिंग तैयार है, कानून का पालन हो गया, पर एक क्लासरूम सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, उसके अंदर के माहौल से बनता है। और यहीं पर एक बहुत संवेदनशील लेकिन जरूरी टॉपिक आता है, जेंडर। अक्सर लोग सेक्स और जेंडर को एक ही मान लेते हैं। एक टीचर के लिए इस फर्क को समझना मैं कहूँगी जानलेवा तौर पर जरूरी है। जानलेवा शायद सही शब्द है, क्योंकि ये सोच बच्चों की संभावनाओं को मार सकती है। फर्क बहुत सरल है। सेक्स यानी लिंग एक जैविक पहचान है, बायोलॉजिकल। कोई शारीरिक रूप से लड़का है या लड़की, ये प्रकृति की देन है। लेकिन जेंडर यानी जेंडर पूरी तरह से एक सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट। इसे समाज ने बनाया है। जेंडर हमें बताता है कि एक लड़के को कैसा होना चाहिए और एक लड़की को कैसा। जैसे लड़के रोते नहीं या लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। बिल्कुल, ये दोनों बातें बायोलॉजिकल नहीं, सामाजिक हैं। और इसी को कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी लड़के लड़कियों के बारे में घिसी पिटी सोच बना लेना। एक शिक्षक जब क्लास में किसी भारी काम के लिए सिर्फ लड़कों को बुलाता है या सजावट के काम के लिए सिर्फ लड़कियों को, तो वो अनजाने में इसी रूढ़ी को मजबूत कर रहा होता है। तो एक शिक्षक के तौर पर इस अदृश्य जहर से कैसे लड़ा जाए? अपनी भाषा और अपने उदाहरणों पर ध्यान देकर, ये कहने के बजाय कि राम एक बहादुर लड़का है, कहें राम एक बहादुर बच्चा है। अच्छा। लड़कों और लड़कियों दोनों को हर तरह के खेल और गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करें। लड़कियों को लीडरशिप रोल दें और लड़कों को देखभाल वाले काम। क्लासरूम वो पहली जगह होनी चाहिए जहां बच्चा सीखे कि वो कुछ भी बन सकता है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो एक लड़का या लड़की है, बल्कि इसलिए कि वो एक काबिल इंसान है। तो अगर आज की पूरी चर्चा को समेटें तो हमने एक आदर्श क्लासरूम बनाने का पूरा सफर तय किया। हमने समता की नींव पर इसे खड़ा किया, समावेशी डिजाइन को अपनाया, हर तरह के बच्चों के लिए दरवाजे खोले, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जैसे कानूनी नियमों का पालन किया और जेंडर समानता का माहौल बनाया। और इन सब बातों के केंद्र में एक ही विचार है, मानकीकरण से हटकर व्यक्तिगतकरण की ओर बढ़ना। मतलब स्टैंडर्डाइजेशन से पर्सनलाइजेशन की तरफ। ये मानना कि एक साइज सबको फिट नहीं आता। एक क्लासरूम एक बगीचे की तरह है। आप गुलाब, गेंदा और कैक्टस तीनों को एक ही मात्रा में पानी और धूप नहीं दे सकते। एक अच्छे माली की तरह एक अच्छे टीचर को भी हर बच्चे की जरूरत को समझना होता है और उसे वही देना होता है। 1956 यही तो सब जानते हैं। जी। इसमें नया क्या है? नया ये है कि इसकी जड़ें 1956 के अमेरिका से भी ज्यादा गहरी हैं और भारत से जुड़ी हैं। भारत से? हाँ, इसकी प्रेरणा का एक सिरा गांधी जी के दर्शन से जुड़ता है। गांधी जी?
एक मिनट, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत का गांधी जी से क्या कनेक्शन है? ये तो एक बिल्कुल नया एंगल है। स्रोत बताते हैं कि इसकी प्रेरणा गांधी जी के 3H फॉर्मूले से जुड़ी है। ये 3H क्या है? ये एक बहुत ही मजेदार कनेक्शन है। गांधी जी का मानना था कि सच्ची शिक्षा वो है जो बच्चे के सिर्फ दिमाग का नहीं बल्कि उसके मन, हृदय और शरीर तीनों का विकास करे। अच्छा। इसी को 3H फॉर्मूला कहते हैं। पहला H है हेड यानी मस्तिष्क, जिसका संबंध सोचने, समझने, तर्क करने से है। ब्लूम ने इसी को अपने वर्गीकरण में ज्ञानात्मक पक्ष या कॉग्निटिव डोमेन कहा। ठीक है, हेड यानी दिमागी कसरत वाला हिस्सा, ये तो समझ आता है। शिक्षा का मतलब ही यही समझा जाता है। लेकिन दूसरा एच? दूसरा H है हार्ट यानी हृदय। इसका ताल्लुक हमारी भावनाओं, हमारे मूल्यों और हमारे नजरिए से है। भावनाओं से? जी, ब्लूम ने इसे भावात्मक पक्ष या अफेक्टिव डोमेन का नाम दिया। गांधी जी का मानना था कि अगर शिक्षा आपको एक बेहतर, संवेदनशील इंसान नहीं बनाती तो वह अधूरी है। वाओ! तो ये सिर्फ रटने वाली पढ़ाई के खिलाफ एक पूरा दर्शन है। हेड, हार्ट, लेकिन हैंड, तीसरा H यानी हाथ। हाँ। शारीरिक काम का सीखने से क्या लेना देना है? ये थोड़ा अटपटा लगता है। अटपटा लगता है, पर है बहुत जरूरी। तीसरा एच है हैंड, यानी हाथ, जो कुछ करने यानी शारीरिक कौशल से जुड़ा है। अच्छा। ब्लूम के वर्गीकरण में ये क्रियात्मक पक्ष या साइकोमोटर डोमेन कहलाता है। गांधी जी के लिए आत्मनिर्भरता और हाथ का हुनर बहुत जरूरी था। तो सोचना, महसूस करना और करना, ये तीनों मिलकर ही पूरी शिक्षा बनती है। हेड, हार्ट, हैंड। सोचना, महसूस करना और करना। तो ब्लूम ने इन्हीं 3 क्षेत्रों को एक वैज्ञानिक ढांचा दे दिया। बिल्कुल। और स्रोत एक बहुत काम की बात बताते हैं कि CTT और UP टेट जैसे एग्जाम में 95% सवाल इसी पहले वाले हिस्से, ज्ञानात्मक पक्ष यानी हेड से ही आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो जाहिर है हमें सबसे ज्यादा ध्यान इसी पर देना होगा। हाँ, ज्ञानात्मक पक्ष ही इस वर्गीकरण का दिल है और हमारी आज की चर्चा का मुख्य केंद्र भी यही रहेगा। ठीक है, तो स्रोत बताते हैं कि ब्लूम ने इस ज्ञानात्मक पक्ष को एक पिरामिड की तरह समझाया था, जिसमें हम सरल से जटिल की ओर बढ़ते हैं, यानी नीचे से ऊपर। जी। और इसके भी 2 संस्करण हैं, एक पुराना 1956 वाला और एक नया जो 2001 में आया। पहले पुराने वाले को समझते हैं। हाँ, जो 1956 में आया वो संज्ञा मतलब नाउन्स पर आधारित था। इसमें सीखने के 6 स्तर थे। 6 स्तर? हाँ, और इसे याद रखने के लिए एक आसान ट्रिक भी है, KCAASE। KCAASE। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। K से है ज्ञान, नॉलेज। इसका मतलब तो सीधा साधा रटना ही होगा। बिल्कुल, ये सबसे निचला और बुनियादी स्तर है। इसका मतलब है जानकारी को जस का तस याद कर लेना। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है या पानी का फॉर्मूला H2O है। इसमें समझने की कोई जरूरत नहीं, बस याददाश्त का खेल है। ठीक है, ये हुआ पिरामिड का बेस। K के बाद आता है C यानी बोध या समझ, कॉम्प्रहेंशन। यहाँ क्या होता है? यहाँ हम रटने से एक कदम आगे बढ़ते हैं। यहाँ जानकारी का अर्थ समझना जरूरी है। अच्छा। आप सिर्फ H2O रट नहीं रहे, बल्कि ये समझ रहे हैं कि इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु है, या किसी परिभाषा को अपने शब्दों में समझा पाना। समझ गई। फिर आता है A यानी अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि जो सीखा उसे इस्तेमाल करना। एकदम। यहाँ सीखे हुए ज्ञान का असल जिंदगी में इस्तेमाल होता है। जैसे गणित का फॉर्मूला सीखकर उसका इस्तेमाल करके सवाल हल करना। या ग्रामर का नियम सीखकर सही वाक्य बनाना। बिल्कुल। ये तीनों स्तर KCA स्कूल में खूब इस्तेमाल होते हैं। KCA तो एक सीधी लाइन में समझ आते हैं, याद करो, समझो, इस्तेमाल करो। लेकिन इसके बाद 2 A हैं। अगला है विश्लेषण, एनालिसिस। इसमें और पिछले वाले में क्या फर्क है? फर्क ये है कि अब हम उच्च स्तर की सोच में प्रवेश कर रहे हैं। विश्लेषण का मतलब है किसी बड़ी जानकारी को छोटे छोटे समझने लायक टुकड़ों में तोड़कर देखना। अच्छा। ताकि उसके हिस्सों के बीच का संबंध समझ आ सके। जैसे किसी फिल्म को देखकर ये बताना कि उसका म्यूजिक कैसा था, एक्टिंग कैसी थी, कहानी कैसी थी। हाँ, मतलब आपने पूरी फिल्म को उसके हिस्सों में तोड़ दिया। सही। अच्छा, मतलब किसी चीज की चीर फाड़ करना। और फिर आता है S यानी संश्लेषण, सिंथेसिस। ये तो विश्लेषण का ठीक उल्टा लग रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा।
संश्लेषण में हम अलग-अलग हिस्सों या विचारों को जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। कुछ नया। हाँ, जैसे अलग-अलग जानकारी इकट्ठा करके एक रिपोर्ट तैयार करना या कुछ अलग-अलग सब्जियां मिलाकर एक नई डिश बनाना। ये रचनात्मकता की शुरुआत है। और पिरामिड के सबसे ऊपर पुराना वर्गीकरण रखता है ई, यानी मूल्यांकन, मतलब किसी चीज को जज करना। हाँ, 1956 के मॉडल में मूल्यांकन को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था। इसका मतलब है किसी चीज के बारे में मजबूत तर्कों के आधार पर फैसला लेना। ये तय करना कि कोई विचार, कोई तरीका या कोई वस्तु अच्छी है या बुरी। जैसे एक जज का फैसला सुनाना। बिल्कुल। यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। 2001 में ब्लूम के एक शिष्य एंडरसन ने इसे अपडेट किया। क्यों? क्या 1956 वाला मॉडल काम नहीं कर रहा था? काम कर रहा था, लेकिन दुनिया बदल रही थी। एंडरसन और उनके साथियों को लगा कि 21वीं सदी के हिसाब से वर्गीकरण को थोड़ा और व्यवहारिक और सटीक बनाने की जरूरत है। अच्छा। पहला बड़ा बदलाव तो ये था कि उन्होंने स्तरों को संज्ञा से क्रिया में, मतलब नाउन से वर्ब्स में बदल दिया। अच्छा, जैसे नॉलेज बन गया रिमेम्बरिंग, याद करना। हाँ, और कॉम्प्रिहेंशन बन गया अंडरस्टैंडिंग। हद समझना। इससे ये ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो गया। ठीक है, नाम बदल दिए गए ताकि ये एक्शन की तरह लगें। लेकिन मैंने सुना है कि सबसे बड़ा फेरबदल तो पिरामिड के टॉप पर हुआ था। हाँ, और वही सबसे बड़ा वैचारिक बदलाव था। एंडरसन ने संश्लेषण को रचना करना कहा और उसे सबसे ऊपर रख दिया। सबसे ऊपर? मूल्यांकन से भी ऊपर? जी हाँ, मूल्यांकन से भी ऊपर। एक मिनट रुकिए, तो उन्होंने बनाने को जज करने से ऊपर रख दिया। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। ज्यादातर लोग तो सोचते हैं कि एक आलोचक बनना या किसी चीज पर फैसला देना सबसे मुश्किल काम है। यही तो क्रांति थी। एंडरसन ने माना कि कुछ नया बनाना या रचना करना किसी बनी हुई चीज का मूल्यांकन करने से भी ज्यादा जटिल और उच्च स्तर का कौशल है। एक नई कहानी लिखना, एक नई मशीन डिजाइन करना या एक समस्या का नया समाधान खोजना, ये दिमाग का सबसे मुश्किल काम है। और मूल्यांकन का क्या हुआ? उसे कहाँ रखा? मूल्यांकन को एक स्तर नीचे, यानी 5वें नंबर पर ले आए। अच्छा। उनका तर्क था कि आप किसी चीज का मूल्यांकन तभी कर सकते हैं जब आप उसे अच्छी तरह से विश्लेषण कर चुके हों। लेकिन कुछ बिल्कुल नया बना देना वो ज्ञान का सबसे उत्तम और रचनात्मक उपयोग है। रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। ये वाकई सोचने का पूरा तरीका बदल देता है। अब क्रिएटिविटी टॉप पर है। बिल्कुल। अब रचनात्मकता को सीखने का शिखर माना जाता है और ये आज के दौर में सबसे जरूरी स्किल भी है। सिद्धांतों को समझने का सबसे अच्छा तरीका एक रोजमर्रा का उदाहरण होता है, और हमारे स्रोत में चाय बनाने का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। हाँ। मुझे लगता है कि ये उदाहरण CTET की तैयारी करने वालों के लिए इसे याद रखना बहुत आसान बना देगा। ये मेरा पसंदीदा उदाहरण है। जब मैं पढ़ाता था तो मैंने देखा कि जैसे ही मैंने ये उदाहरण दिया, क्लास में सबकी आंखें चमक उठें। हाँ, क्योंकि चाय हम सब बनाते हैं और पीते हैं। बिल्कुल। तो चलिए चाय के एक कप में ब्लूम का पूरा नया वर्गीकरण घोलते हैं। शुरू करते हैं सबसे निचले स्तर से। याद करना, रिमेम्बरिंग। चाय के मामले में ये क्या होगा? आपको बस इतना पता है, ये आपने रट लिया है कि चाय बनाने के लिए 4 चीजें चाहिए: दूध, चीनी, चाय की पत्ती और पानी। ठीक है, बस जानकारी है। हाँ, सिर्फ याद की हुई जानकारी है। ठीक है, अब अगला स्तर, समझना, अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पता है कि पत्ती से रंग आएगा और चीनी से मिठास। एकदम सही। अब आप ये समझते हैं कि हर चीज का क्या काम है। आप जानते हैं कि चीनी डालने से चाय मीठी होगी, पत्ती से रंग और कड़वाहट आएगी। और दूध से उसका गाढ़ापन बढ़ेगा। बिल्कुल। आप सिर्फ रट नहीं रहे, बल्कि चीजों का मतलब समझ रहे हैं। ये भी आसान है। अब तीसरा स्तर, लागू करना, अप्लाइंग। जाहिर है, अब मैं रसोई में जाकर चाय बनाऊंगी। बिल्कुल। अब आप रसोई में जाते हैं, इन सारी चीजों को लेते हैं और सीखी हुई विधि का इस्तेमाल करके असल में 1 कप चाय बना लेते हैं। ठीक है, आपने अपने ज्ञान और समझ को एक्शन में बदल दिया। यहाँ तक तो सब ठीक है। ये तो लगभग हर कोई कर लेता है। लेकिन अब उच्च स्तर की सोच आती है। अगला है विश्लेषण करना, एनालाइजिंग। जी। चाय पीने के बाद मैं इसका विश्लेषण कैसे करूंगी? यहां से दिमाग का असली काम शुरू होता है। आपने चाय पी और उसके स्वाद का विश्लेषण किया। आपने सोचा, इसमें अदरक थोड़ी ज्यादा तीखी लग रही है, या लगता है चाय अच्छे से उबली नहीं, पत्ती का रंग कच्चा है। अच्छा। आपने चाय के पूरे स्वाद को उसके अलग अलग घटकों में तोड़ा और हर एक के प्रभाव को समझा। मतलब चाय के स्वाद की चीर-फाड़ करना। वही।
इसके बाद आता है मूल्यांकन करना, इवैल्यूएटिंग। तो अब मैं जज बन जाऊंगी। हाँ, विश्लेषण करने के बाद आप एक फैसला देती हैं, एक जजमेंट पास करते हैं। कुल मिलाकर आज चाय बहुत अच्छी बनी है। या नहीं यार, ये चाय आज बिल्कुल ठीक नहीं बनी, मूड खराब हो गया। बिल्कुल, ये आपका मूल्यांकन है जो आपके विश्लेषण पर आधारित है। और अब सबसे ऊपर, शिखर पर, रचना करना, क्रिएटिंग। चाय बनाने में रचना क्या हो सकती है? कोई नई चाय ईजाद करना। यही तो सबसे मजेदार हिस्सा है। आप पारंपरिक अदरक इलायची वाली चाय से बोर हो गए हैं और कुछ नया बनाना चाहते हैं। सर्वोच्च स्तर है। वाह, चाय के एक कप में ब्लूम का पूरा वर्गीकरण समा गया। जानकारी रटने से लेकर एक नई तरह की चाय बनाने तक का सफर। ये उदाहरण तो एग्जाम में पक्का याद रहेगा। बिल्कुल, ये रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, इसलिए इसे भूलना बहुत मुश्किल है। ये सोचने वाला पक्ष यानी हेड तो शीशे की तरह साफ हो गया। लेकिन गांधी जी की बात अधूरी रह जाएगी अगर हम बाकी 2 एच को छोड़ दें। जी बिल्कुल। महसूस करने यानी हार्ट वाले पक्ष का शिक्षा में क्या रोल है? ये इतना जरूरी क्यों है? भावात्मक पक्ष या अफेक्टिव डोमेन बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे चरित्र का निर्माण करता है। ये हमारी भावनाओं, हमारे नजरिए और हमारे मूल्यों मतलब वैल्यूज से जुड़ा है। अच्छा, ये इस बारे में है कि हम चीजों को महसूस कैसे करते हैं और उनकी परवाह कैसे करते हैं। क्या इसका भी कोई क्रम है ज्ञानात्मक पक्ष की तरह? हाँ, इसका भी एक क्रम है। ये शुरू होता है किसी चीज पर सिर्फ ध्यान देने या उसे सुनने से, फिर उस पर प्रतिक्रिया देने से, फिर उसे महत्व देने और अंत में उसे अपने चरित्र और अपनी पहचान का हिस्सा बना लेने से। ईमानदारी, नैतिकता, अनुशासन जैसे गुण इसी पक्ष में विकसित होते हैं। और आखिरी एच यानी हैंड वाला हिस्सा, क्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन। ये शारीरिक कौशल या मोटर स्किल से जुड़ा है। इसमें हमारे दिमाग, आंखों और हाथों के बीच एक तालमेल, एक कोऑर्डिनेशन शामिल होता है। इसके कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं? क्या साइकिल चलाना इसमें आएगा? बेहतरीन उदाहरण, साइकिल चलाना सीखना जिसमें संतुलन और पेडलिंग का तालमेल चाहिए। कोई सुंदर चित्र बनाना, बहुत तेजी से टाइपिंग करना, या किसी सर्जन का बहुत सटीकता से ऑपरेशन करना। एकदम सही। ये सभी क्रियात्मक पक्ष के उदाहरण हैं जहां शारीरिक कुशलता की जरूरत होती है। तो सोचना, महसूस करना और करना, ये तीनों मिलकर ही सीखने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। एक अच्छा शिक्षक सिर्फ दिमाग पर नहीं बल्कि पूरे व्यक्तित्व पर काम करता है। एकदम सही। हालांकि परीक्षा में ज्ञानात्मक पक्ष का दबदबा है, लेकिन एक संपूर्ण शिक्षा के लिए तीनों पक्षों का विकास जरूरी है। ये सिद्धांत तो समझ आ गया, पर जो लोग सीटेट या यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे जरूरी सवाल ये है कि परीक्षा में इसे कैसे पहचानें। स्रोत बताते हैं कि कुछ खास शब्द यानी कीवर्ड्स होते हैं जिनसे मदद मिलती है। ये तो एक तरह की आंसर की जैसी बात हो गई। हाँ, ये एक बहुत ही व्यवहारिक टूल है। अगर प्रश्न में कुछ खास क्रियाएं या शब्द दिखें तो अक्सर ये पता चल जाता है कि परीक्षक किस स्तर की सोच को जांच रहा है। अच्छा, ये एक बहुत काम का शॉर्टकट है। तो चलिए इस शॉर्टकट को समझते हैं। सबसे निचले स्तर, ज्ञान, रिमेम्बरिंग को पहचानने वाले कीवर्ड्स क्या हैं? अगर प्रश्न में परिभाषा दो, सूची बनाओ, नाम बताओ, कौन, क्या, कहाँ जैसे शब्द हों, तो ये सीधे सीधे रटी हुई जानकारी मांग रहा है। ठीक है, ज्ञान का स्तर। जी। और समझ के लिए? इसके लिए कीवर्ड्स हैं व्याख्या करो, अपने शब्दों में बताओ, उदाहरण दो या सारांश लिखो। मतलब जहां रटने से काम नहीं चलेगा। हाँ, आपको मतलब समझाना होगा। अगला है अनुप्रयोग। यहाँ आपको शब्द मिलेंगे, प्रयोग करो, हल करो, गणना करो, करके दिखाओ, लागू करो, जैसे गणित का सवाल हल करना। ठीक है, अब आते हैं उच्च स्तर पर। विश्लेषण के कीवर्ड्स क्या है? इसके लिए शब्द हैं तुलना करो, वर्गीकृत करो, कारण बताओ, संबंध स्थापित करो। अच्छा, जांच करो भी इसी में आएगा? हाँ, जांच करो भी। यहाँ चीजों को तोड़ने और उनके बीच के रिश्ते को समझने पर जोर होता है। और मूल्यांकन? यहाँ आपको शब्द दिखेंगे, निष्कर्ष निकालो, आलोचना करो, तर्क दो, समर्थन करो, निर्णय लो। मतलब जहां एक तरफ का जजमेंट देना हो। बिल्कुल, एक मजबूत फैसला देना होता है। और अंत में सबसे ऊंचा स्तर, रचना, क्रिएशन। इसके शब्द तो सबसे मजेदार होंगे। बिल्कुल, इसके कीवर्ड सबसे रचनात्मक होते हैं। निर्माण करो, डिजाइन बनाओ, योजना बनाओ, एक नई कहानी लिखो, क्या होगा यदि। ये सभी कुछ नया बनाने की मांग करते हैं। ये लिस्ट तो बहुत ही उपयोगी है। परीक्षा में प्रश्न पढ़ते ही इन कीवर्ड से ये अंदाजा लग जाएगा कि सवाल दिमाग के किस हिस्से को टारगेट कर रहा है। बिल्कुल, और किस गहराई का जवाब देना है ये भी पता चल जाता है। ये एक तरह का नक्शा है
जिससे प्रश्न के इरादे को जल्दी समझा जा सकता है। तो आज हमने ब्लूम के वर्गीकरण को काफी गहराई से समझा। मुख्य बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि सीखने के 3 पक्ष हैं: सोचना, महसूस करना और करना। जी, जिनका आइडिया गांधी जी के 3H से भी जुड़ता है। पक्ष यानी ज्ञानात्मक डोमेन में जो परीक्षा के लिए सबसे जरूरी है। अब कुछ नए पहले बात करते हैं शिक्षण विधियों की, मतलब टीचिंग मेथड्स की। हमारे स्रोत बताते हैं कि गणित और विज्ञान में 2 विधियां बार-बार पूछी जाती हैं, आगमन और निगमन विधि। इंडक्टिव और डिडक्टिव। और ये दोनों, जैसा आपने कहा, एक दूसरे से एकदम उल्टे हैं। अच्छा, जी, पहले आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड को लेते हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर इसे सबसे अच्छी विधि माना जाता है, खासकर छोटी कक्षाओं के लिए। क्यों? ऐसा क्या खास है इसमें? इसका मूल मंत्र है उदाहरण से नियम की ओर जाना, एग्जाम्पल टू रूल। मतलब पहले बच्चों को बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। बिल्कुल। टीचर क्लास में आते ही फॉर्मूला नहीं बताएगा। वो पहले शायद एक बॉल गिराएगा, फिर एक पेन, फिर एक किताब, और फिर पूछेगा बच्चों, इन सब में एक जैसी बात क्या है? कि सब कुछ नीचे ही गिर रहा है। सही पकड़ा। और धीरे धीरे इन उदाहरणों के पैटर्न को देखकर बच्चे खुद गुरुत्वाकर्षण के कॉन्सेप्ट तक पहुंचेंगे। यहां सीखना एक खोज बन जाता है। ये तो सीखने का सबसे मजबूत तरीका हुआ। जब कोई चीज खोदकर सीखते हैं तो वो हमेशा याद रहती है। बिल्कुल। तो फिर एक सवाल उठता है, अगर ये विधि इतनी ही अच्छी है तो फिर हमें दूसरी विधि निगमन की जरूरत ही क्यों पड़ी? सब इसी से क्यों नहीं पढ़ाते? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आगमन विधि बेहतरीन तो है, पर इसमें समय बहुत लगता है। हर एक कॉन्सेप्ट को ऐसे खोजकर सिखाने में काफी दिन लग सकते हैं, और दूसरा, हर विषय को ऐसे पढ़ाना मुमकिन भी नहीं है। अच्छा, तो यहीं पर निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड काम आती है। तो ये इसका ठीक उल्टा करती होगी, जी हाँ, नियम से उदाहरण की ओर। एकदम उल्टा। रूल टू एग्जाम्पल। इसमें शिक्षक पहले बोर्ड पर नियम लिख देगा, F = mg, और फिर बताएगा कि देखो, सेब इसी नियम की वजह से नीचे गिरता है। तो ये बड़ी कक्षाओं के लिए बेहतर है, जहां सिलेबस जल्दी खत्म करना होता है। जी, इसमें समय बचता है, लेकिन हाँ, इसमें गहरी समझ बनने की जगह रटने का खतरा भी रहता है। लेकिन क्या ये एक तरह का शॉर्टकट नहीं है, खासकर बड़ी कक्षाओं में जहां हमें और गहरी समझ की उम्मीद करनी चाहिए? आपकी चिंता बिल्कुल सही है, पर इसे शॉर्टकट की तरह देखना ठीक नहीं होगा। ये एक अलग टूल है। सोचिए, क्या आप किसी छात्र से उम्मीद करेंगी कि वो शून्य से कैलकुलस की खोज कर ले? नहीं, वो तो मुमकिन नहीं है। तो पहले उसे नियम बताना पड़ता है, फिर उसका इस्तेमाल सिखाया जाता है। तो एक अच्छा शिक्षक वही है जो इन दोनों में संतुलन बना सके। मतलब ये कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। वैसे हमारे इन्फोग्राफिक्स में एक ट्रिक भी दी है इन्हें याद रखने की। हाँ, वो काफी मजेदार है। आ से आगमन और ऊ से उदाहरण। और नी से निगमन और नी से नियम। ये तो काफी आसान कर देता है, खासकर परीक्षा के लिए। जी बिल्कुल। चलिए, अब नियम उदाहरण से आगे बढ़ते हैं। हमारे स्रोत कुछ और विधियों की भी बात करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट, खेल और ह्यूरिस्टिक विधि। हाँ, और इन तीनों में एक बात कॉमन है, ये सभी बहुत ज्यादा छात्र केंद्रित हैं। स्टूडेंट सेंट्रिक। मतलब बच्चा खुद करके सीखता है। बिल्कुल। पहली है प्रोजेक्ट विधि, जिसे किलपैट्रिक ने दिया था। इसमें बच्चों को एक असल जिंदगी की समस्या दी जाती है, जिसे वो हल करते हैं। जैसे अपने स्कूल के आसपास प्रदूषण कैसे कम करें। इस पर बच्चे रिसर्च भी करेंगे, लोगों से बात भी करेंगे और शायद एक प्लान भी बनाएंगे। अच्छा, और खेल? वो तो नाम से ही साफ है। फ्रॉबेल और कुक ने इसे लोकप्रिय बनाया। छोटे बच्चों को खेल खेल में सिखाना, ब्लॉक से गिनती सिखाना, कविताओं से भाषा सिखाना। और ये तीसरी, ह्यूरिस्टिक विधि? ये नाम थोड़ा मुश्किल लगता है। ह्यूरिस्टिक का मतलब ही होता है मैं खोजता हूं। इसे आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। ये आप कह सकते हैं आगमन विधि का ही एक ज्यादा एडवांस रूप है, जहां बच्चा एक छोटे वैज्ञानिक की तरह काम करता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हर बच्चा एक छोटा साइंटिस्ट बन जाए, लेकिन एक क्लास में जहां 30-40 बच्चे हों, क्या ये असल में मुमकिन है? ये इस विधि का सबसे बड़ा चैलेंज है। हाँ, मतलब मुझे डर है कि कुछ बच्चे तो शायद बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे थोड़े शर्मीले हैं, वो तो पीछे छूट जाएंगे। बिल्कुल, और इसीलिए इस विधि में शिक्षक की भूमिका और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। यहाँ शिक्षक सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं है। तो वो क्या है? वो एक फैसिलिटेटर है, एक सुविधादाता। उसका काम जवाब देना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना है, बच्चों को सही दिशा दिखाना है। हाँ, मतलब ये शिक्षक के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी।
बिना एक अच्छे शिक्षक के ये खोज विधि एक दिशाहीन भटकाव बन सकती है। तो ये तो हुई विधियां कि एक टीचर को क्या करना चाहिए, पर अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। मतलब छात्र के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, वो सीखता कैसे है। जी, और यहीं पर मनोविज्ञान के वो बड़े सिद्धांत आते हैं जिन्हें हमारे श्रोता मजाकिया अंदाज में जानवर वाली कहानी कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये सब जानवरों पर हुए प्रयोगों से ही निकले हैं। तो सबसे पहले कौन है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक और उनका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर। उन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद किया जिसके बाहर खाना रखा था। अच्छा। दरवाजा एक लीवर दबाने से खुलता था। बिल्ली ने पहले बहुत हाथ पैर मारे, पिंजरे को नोचा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक गलती से उसका पैर लीवर पर पड़ गया। और दरवाजा खुल गया और उसने खाना खा लिया। हाँ, जब उसे बार बार उसी पिंजरे में रखा गया तो वो हर बार दरवाजा खोलने में कम समय लेने लगी और आखिर में वो सीख गई कि छटपटाने की जरूरत नहीं है, सीधे लीवर दबाना है। तो कोशिश करो, गलती करो और सही नतीजा मिलने पर सीख जाओ। बिल्कुल। थॉर्नडाइक ने इसे परिणाम का नियम या लॉ ऑफ इफेक्ट कहा। जिस काम का नतीजा अच्छा मिलता है, हम उस काम को दोहराना सीख जाते हैं। इसके बाद आते हैं पावलव। इनके कुत्तों के बारे में तो सबने सुना ही है, क्लासिकल कंडीशनिंग। जी, और ये थॉर्नडाइक से बहुत अलग है। थॉर्नडाइक की बिल्ली कुछ करके सीख रही थी। पावलोव का कुत्ता कुछ कर नहीं रहा था, उसके साथ चीजें हो रही थीं। पावलोव ने देखा कि कुत्ते को खाना दिखाने पर उसके मुंह में लार आती है, ये तो स्वाभाविक है। हाँ। फिर उन्होंने क्या किया कि खाना देने से ठीक पहले वो हमेशा एक घंटी बजाते थे, रोज। कुछ दिनों बाद उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई, खाना नहीं दिया। और कुत्ते के मुंह में लार आ गई। बिल्कुल, कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपकाने लगा। उसके दिमाग ने घंटी को खाने से जोड़ लिया था। ये तो वैसे ही है जैसे स्कूल में लंच ब्रेक की घंटी बजते ही बच्चों के पेट में चूहे कूदने लगते हैं। बिल्कुल सही उदाहरण है। यही शास्त्रीय अनुबंधन है, क्लासिकल कंडीशनिंग। अच्छा, रुकिए। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत नतीजे से जुड़ा है, लॉ ऑफ इफेक्ट। पावलोव का सिद्धांत जुड़ाव या एसोसिएशन पर। लेकिन एक तीसरा बड़ा नाम भी है, स्किनर। उनका ऑपरेंट कंडीशनिंग कहाँ फिट होता है? मुझे तो उनका प्रयोग भी थॉर्नडाइक जैसा ही लगता है। चूहा लिवर दबाकर खाना हासिल करता है। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। देखने में ये दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके बीच का फर्क बहुत गहरा है। वो क्या? थॉर्नडाइक का ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि अच्छा नतीजा सीखने को मजबूत करता है। स्किनर इस आइडिया को एक अलग ही लेवल पर ले गए। उन्होंने कहा कि सिर्फ नतीजा ही नहीं, बल्कि नतीजा देने का तरीका और समय, यानी पैटर्न एंड स्केड्यूल, भी व्यवहार को कंट्रोल करता है। नतीजा देने का तरीका, इसका क्या मतलब हुआ? स्किनर ने दिखाया कि अगर आप चूहे को हर बार लीवर दबाने पर खाना देते हैं तो वो सीखता है, लेकिन अगर आप उसे कभी 5वीं बार दबाने पर खाना दें और कभी दूसरी बार, मतलब अनियमित रूप से इनाम दें, तो उसकी लीवर दबाने की आदत और भी ज्यादा मजबूत और पक्की हो जाती है। उसे लगता है शायद अगली बार मिल जाए। अरे ये तो आज की सोशल मीडिया एप्स और वीडियो गेम्स जैसा है। बिल्कुल, हर लाइक, हर कमेंट, हर नया रील, वो एक छोटा सा रीइंफोर्समेंट है, एक अनियमित इनाम जो आपको ऐप पर बार बार वापस खींच लाता है। ये स्किनर के सिद्धांत का आज के दौर का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये तो डरावना भी है। मतलब ये सभी सिद्धांत, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, ये सब सुनने में थोड़ा मशीनी लगता है। कंडीशनिंग, पुनर्बलन, ऐसा लगता है जैसे हम इंसानों को नहीं, किसी मशीन को प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या ये सिद्धांत इंसानी जिज्ञासा या रचनात्मकता या बस जानने की खुशी के लिए सीखने जैसी चीजों को समझा पाते हैं? आपने इन सिद्धांतों की सबसे बड़ी सीमा की ओर इशारा किया है। ये व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म कहलाता है, और इसकी यही आलोचना होती है कि ये दिमाग को एक ब्लैक बॉक्स की तरह देखता है। ब्लैक बॉक्स? हाँ, ये सिर्फ बाहरी व्यवहार पर ध्यान देता है। क्या इनपुट दिया, स्टिमुलस, और क्या आउटपुट मिला, रिस्पॉन्स। दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, सोच, भावनाएं, प्रेरणा, उसे ये नजरअंदाज कर देता है। ये सिद्धांत आदतें कैसे बनती हैं ये तो समझाते हैं, पर ये नहीं समझा सकते कि कोई बच्चा कविता क्यों लिखता है। तो इसके लिए हमें दूसरे सिद्धांतों की जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल। तो आज हमने शिक्षण के दो बहुत जरूरी पहलुओं को समझा। पहले हमने आगमन और निगमन जैसी विधियां देखी, फिर प्रोजेक्ट और खेल विधि जैसे छात्र केंद्रित तरीकों की बात की, और फिर हमने थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर के उन बुनियादी सिद्धांतों को जाना जो बताते हैं कि सीखना असल में काम कैसे करता है। और इन दोनों को एक साथ समझना ही एक शिक्षक को प्रभावी बनाता है ना? बिल्कुल।
शिक्षण विधियां कैसे पढ़ाएं का जवाब है, और अधिगम के सिद्धांत छात्र क्यों और कैसे सीखते हैं का जवाब है। दोनों का ज्ञान होना ही एक सफल शिक्षक की निशानी है। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये सभी सिद्धांत और विधियां 20वीं सदी में विकसित हुईं, जब जानकारी किताबों तक सीमित थी। आज हम डिजिटल युग में हैं, जहां कोई भी बच्चा गूगल या एआई से कुछ भी पूछ सकता है। तो सवाल यह है कि ये पारंपरिक तरीके आज कितने प्रासंगिक हैं, और क्या कोई नई शिक्षण विधियां विकसित हो रही हैं जो इनका स्थान ले सकती हैं, या शायद इनके साथ मिलकर और बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं।